ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसका नाम ग्रे था। वो बहुत समय पहले एक अनाथ के रूप में पैदा हुआ, लेकिन धीरे धीरे वो पूरी पृथ्वी का विजेता बन गया। कोई भी उसके खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता था और जो भी खड़ा हुआ वो बेरहमी से मारा गया। लेकिन सारी ताकत होने के बावजूद वो अपनी जिंदगी से संतुष्ट नहीं था, क्योंकि वो बिल्कुल अकेला था। फिर एक दिन उसे ऐसा लगा जैसे वो एक गहरे अथाह समुद्र में डूब रहा हो, और उसी समय उसे एक आवाज सुनाई दी जो कह रही थी कि अगली जिंदगी में प्रकाश को ढूंढो। ग्रे को समझ आ गया कि वो मर चुका है, और अगले ही पल उसने अपनी आंखें खोली तो वो खुद को एक मंद रोशनी वाले कमरे में पाया, जहाँ पर दो अजनबी उसके सिर के ऊपर झुके हुए थे। वो उसे आर्थर कहकर पुकार रहे थे और एक दूसरे से कह रहे थे कि उनका बेटा कितना उनके ऊपर गया है। आर्थर को पता नहीं था कि ये लोग कौन हैं और अब वो कहाँ पर है, लेकिन उसे ये एहसास हो गया कि वो अपने पिछले जीवन की पूरी मेमोरी और जानकारी के साथ दोबारा जन्म ले चुका है। जो एक महान सम्राट हुआ करता था, अब वो एक सामान्य नवजात शिशु बन चुका है, और उसे ये नई जिंदगी बेहद शर्मनाक लगती है। उसे अपने शरीर पर बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं था, और जब उसके माता पिता उसके डायपर साफ करते थे तो उसे बहुत ही शर्म आती थी। एक दिन आर्थर अपने पिता को मैजिक का इस्तेमाल करते हुए देखता है, जिससे वो अपने शरीर को इतना मजबूत बना लेता है कि खेत को सिर्फ एक घूंसे से जोत सकता है। फिर उसकी माँ उन्हें हीलिंग मैजिक से ठीक कर देती है। आर्थर को पहली बार ऐसा एहसास होता है कि ये दुनिया पृथ्वी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैजिक मौजूद है। जल्दी आर्थर को पता चलता है कि उसके पिता एक एडवेंचरर हैं, जो अपने दोस्तों के साथ अक्सर मॉन्स्टर्स का शिकार करने जाते हैं। वो ये भी समझ जाता है कि इस दुनिया में सभी लोग हथियार रख सकते हैं, इसका मतलब ये एक खतरनाक जगह है, और इसीलिए वो तय करता है कि खुद को सुरक्षित रखने के लिए जल्द से जल्द उसे मजबूत बनना होगा। लेकिन अफसोस इस बात का था कि वो अभी सिर्फ एक बच्चा है, जिसे उसकी माँ की लोरी सुनते ही नींद आ जाती है। हालांकि धीरे धीरे वो अपनी इस असहाय स्थिति को स्वीकार कर लेता है और इन शांत पलों का आनंद लेने लगता है, क्योंकि पिछले जीवन में वो हमेशा इस डर में ही जीता था कि कोई हत्यारा उसे सोते समय मार डालेगा। कुछ महीनों के बाद आर्थर घर में रेंगना शुरू करता है। वो सोने का नाटक करता है ताकि उसकी माँ उसे अकेला छोड़ दे, और फिर वो घर की लाइब्रेरी में जाकर इस दुनिया के बारे में किताबें पढ़ना शुरू करता है। और तब उसे पता चलता है कि इस आइलैंड के दक्षिण में एक ड्वार्फ्स का देश है और उत्तर में एल्फ का देश है। इंसानों का देश एक राजा द्वारा शासित होता है, लेकिन अपने पिछले जीवन के विपरीत इस दुनिया में राजा के बेटे को ही अगला राजा बनाया जाता है। यहाँ ताज के लिए मौत की लड़ाई नहीं होती। एक और किताब से आर्थर को पता चलता है कि इस दुनिया की साइंस और टेक्नोलॉजी इतनी पिछड़ी क्यों है। इसका कारण है मैजिक। वो जानता है कि केवल 1% आबादी ही मैजिक का इस्तेमाल कर सकती है, और एक व्यक्ति की मैजिक कैपेसिटी उसके माता पिता की कैपेसिटी पर निर्भर करती है। किताब में लिखा है कि 2 प्रकार के मैजिक यूजर्स होते हैं, ऑगमेंटर्स जो माना का इस्तेमाल अपने शरीर को ताकतवर बनाने के लिए करते हैं, और कॉन्जरर्स जो माना को अपने शरीर के बाहर प्रोजेक्ट कर सकते हैं। आर्थर को ऐसा एहसास होता है कि उसके पिता एक ऑगमेंटर हैं, लेकिन उसकी माँ एक सामान्य कॉन्जरर नहीं है, क्योंकि वो हीलिंग पावर का इस्तेमाल करती है। वो आगे पढ़ता है कि एक मैजिक यूजर बनने के लिए शरीर के अंदर माना को कंसंट्रेट करने का एक मैजिक कोर बनाना होता है। ज्यादातर लोग ये तभी बना पाते हैं जब वो प्यूबर्टी तक पहुंचते हैं, और तब भी एक यूजेबल कोर बनाने में सालों लग जाते हैं। लेकिन आर्थर को अपने पिछले जीवन में काई नामक इंटरनल एनर्जी को कंट्रोल करना आता था, और काई कोर बनाना माना कोर बनाने जैसा ही था। इसीलिए अब वो अपने शरीर के अंदर माना को कंसंट्रेट करना शुरू करता है ताकि वो मजबूत बन सके। लेकिन जैसे ही वो ब्रेक थ्रू की कगार पर होता है, उसकी माँ उसे पकड़कर फिर से बिस्तर पे ले आती है। 2 साल कब बीत जाते हैं उसे पता भी नहीं चलता। एक दिन आर्थर की माँ उसके बारे में एक डायरी एंट्री लिख रही होती है, और वो बाहर जाकर अपने पिता से स्वॉर्ड्समैनशिप सीखता है। वो एक लकड़ी की छड़ी को तलवार की तरह घुमाता है, लेकिन उसकी माँ बाहर आती है और गुस्से से चिल्लाती है कि एक बच्चा जिसने अभी अभी चलना सीखा है, उसे तलवार क्यों सिखाई जा रही है। आर्थर को अब पता चल गया है कि घर की असली बॉस उसकी माँ ही है। उसकी माँ कभी कभी उसे पास के शहर भी ले जाती है, और आर्थर को ये बहुत पसंद है, क्योंकि वहाँ जाकर वो इस दुनिया के बारे में बहुत कुछ सीख पाता है। वो वेपन से लेकर अजीबोगरीब वस्तुओं तक हर चीजों में रुचि लेता था, लेकिन सबसे ज्यादा वो मैजिक के बारे में जानने के लिए उत्सुक था। इन यात्राओं के अलावा आर्थर का जीवन बिल्कुल शांत होता है। उसके माता पिता उसकी हर एक जरूरतों का ख्याल रखते हैं, और ये उसके पिछले जीवन की याद दिलाता है जब वो ऑर्फनेज में रहता था और परिवार की चाह रखता था, लेकिन वो चाह कभी पूरी नहीं हुई। एक दिन आर्थर अपने पिता को अपनी माना कोर को मजबूत करने का अभ्यास करते हुए देखता है, और वो उससे बहुत ही उत्साहित होता है। लेकिन उसके पिता सिर्फ कुछ पत्थरों को हवा में उठा पाते हैं, जिससे आर्थर को खास प्रभावित नहीं होता। उसे लगता है कि वो हाथ से पत्थर को ज्यादा आसानी से उठा पाएगा। फिर उसकी माँ उसे बताती है कि ये उसके पिता की पूरी ताकत नहीं थी।
इसके बाद उसके पिता दोबारा कोशिश करते हैं और इस बार उनकी एनर्जी से धरती तक हिल जाती है। आर्थर इस बार उससे बहुत ही प्रभावित होता है और उसकी माँ को भरोसा होता है कि उनका बेटा बड़ा होकर एक महान वॉरियर बनेगा। आर्थर ये अभी खुद भी करना चाहता था, लेकिन उसकी माँ उसे नैप टाइम के लिए ले जाती है। लाइब्रेरी के पास से गुजरते वो अपनी माँ से किताबें पढ़ने की विनती करता है, लेकिन उसकी माँ उसे मना कर देती है। लेकिन आर्थर मासूम चेहरा बनाकर उन्हें मना लेता है और अंत में वो उसे किताब के साथ अकेला छोड़ देती है और खुद अपने पति के पास चली जाती है। आर्थर अब पूरे मन से अपने शरीर में माना को कंसंट्रेट करता है। पिछले 2 सालों से वो इसी कोशिश में लगा था और अंततः वो ब्रेक थ्रू पा जाता है और उसके शरीर में एक गोल्डन ग्लो के साथ माना कोर बन गया था। लेकिन इसकी वजह से वहाँ पर एक जोरदार एक्सप्लोजन होता है जो उनके घर तक को उड़ा देता है और आर्थर का पिता अपनी पत्नी को बचाने के चक्कर में घायल हो जाता है। दोनों माता पिता डर जाते हैं कि उनका बेटा कहीं मलबे में दब ना गया हो, लेकिन जब वो अंदर आते हैं तो देखते हैं कि आर्थर हवा में तैर रहा है और सुनहरी रोशनी में चमक रहा है। आर्थर मुस्कुराते हुए कहता है कि अब वो मैजिक कर सकता है। वो उनके पास चलकर जाता है, लेकिन तभी छत से मलबा उस पर गिरने लगा था। आर्थर घबरा जाता और सोचता है कि यही उसका अंत है, लेकिन उसके माता पिता दोनों एक साथ ही उसकी ओर दौड़ते हैं और उसे बचा लेते हैं। आर्थर को पहली बार ऐसा एहसास होता है कि उसके माता पिता की जिम्मेदारी है कि वो उसे सुरक्षित रखें। और जब उसके माता पिता दोनों रोने लगते हैं तो वो चौंक जाता है, क्योंकि अपने पिछले जीवन में उसने कभी किसी माँ बाप को इस तरह से भावुक होते नहीं देखा था। और वो भी रोने लगता है और अपनी माँ से चिपक जाता है। इसके कुछ साल के बाद आर्थर अब एक यंग बॉय बन चुका है और अपने पिता रेनॉल्ड से कॉम्बैट स्किल सीख रहा होता है। वो दोनों बगीचे में आमने सामने खड़े होते हैं और उसका पिता उसे अपने प्राइज्ड ग्लव्स देना चाहता है, लेकिन आर्थर मना कर देता है क्योंकि उसे पता है कि वो अभी उतना मजबूत नहीं बना है। वो एक वुडन स्वॉर्ड उठाता और उसका पिता भी वही करता है। आर्थर तुरंत हमला करता और 3 लगातार वार करता है, लेकिन उसका पिता आसानी से सभी वारों को ब्लॉक कर रहा था। आर्थर समझ जाता है कि उसका पिता अपनी छड़ी में मैजिक का इस्तेमाल कर रहा है, इसीलिए वो भी अपनी छड़ी में माना भरता है। इसके बाद वो फिर से दौड़ता है और इस बार उसका वार इतना शक्तिशाली होता है कि उसके पिता की छड़ी तक टूट जाती है। आर्थर मुस्कुराते हुए कहता है कि उसकी लकड़ी उसके पिता की लकड़ी से ज्यादा बेहतर है, लेकिन उसके पिता कहते हैं कि स्टेमिना ज्यादा जरूरी होता है। फिर भी उसके पिता को अब ये समझ आ जाता है कि आर्थर एक प्रोडिजी है, इसीलिए वो अपनी पत्नी से बात करने का निर्णय लेता है कि आर्थर को शहर के बाहर किसी एक्चुअल ट्यूटर के पास भेजा जाए। उसकी माँ एलिस पूरी तरह से इसके खिलाफ थी, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसका प्यारा बेटा उससे छीन लिया जाए, क्योंकि अभी वो केवल मात्र 4 साल का है। तो रेनॉल्ड उससे कहता है कि केवल 4 साल में ही आर्थर की वुड उसकी अपनी तुलना में कहीं ज्यादा शक्तिशाली है, जिसका मतलब है कि उसे किसी एकम्प्लिश्ड वॉरियर द्वारा ट्रेन किया जाना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि वो कोई फैसला ले सके, आर्थर बीच में बोल उठता है कि उन सबको भी उसके साथ ही चलना चाहिए, भले ही वो एक बेवकूफी भरा आइडिया लगे। दोनों माता पिता तुरंत मान जाते हैं। कुछ दिन के बाद एलिस और रेनॉल्ड के पुराने पार्टी सदस्य यात्रा पर उनके साथ जाने के लिए आ जाते हैं और आर्थर सबका परिचय लेता है। उसके माता पिता की पुरानी पार्टी में शामिल थे एडम, जो लीडर है, और एंजेला, जो की बड़ी जोग वाली महिला, ड्यूर, एक एवरेज दिखने वाला आदमी, हेलेन, जो कि एक आर्चर है, और जैस्मिन, जो एक मैजिक पिक्सल गर्ल है। और वो आर्थर को लेकर थोड़ा सस्पिशियस लगती है। जल्दी वो आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं और आर्थर को पता चलता है कि इस दुनिया में अभी भी ट्रांसपोर्ट का तरीका काफी पुराना है, जबकि उसके पुराने वर्ल्ड में तो लोग एरोप्लेन से यात्रा करते थे। थोड़ी देर के बाद वो खाने के लिए कहीं पर रुकते हैं, लेकिन खाना खाने की कोशिश ज्यादा देर तक चल नहीं पाती, क्योंकि जंगल से भेड़िए जैसे कुछ मॉन्स्टर आ जाते हैं। तो जैस्मिन तुरंत डैजर लेकर लड़ाई में कूद पड़ती है और जो भी भेड़िया सामने आता है उसे काटती जाती है, जबकि रेनॉल्ड, एडम और हेलेन अपने अपने वेपन से और भेड़ियों को मार गिराते हैं। ड्यूर और एंजेला अपने मैजिक से बाकी बचे हुए बीस्ट को खत्म कर देते हैं और उस रात वो उन्हीं मॉन्स्टर के मांस से फीस्ट करते हैं। और थोड़ी देर के बाद एलिस नोटिस करती है कि रेनॉल्ड का हाथ अभी भी ब्लीडिंग कर रहा है, तो वो उसे हील करने का फैसला करती है। बाकी पार्टी मेंबर तुरंत खड़े हो जाते हैं और उनके चारों ओर एक प्रोटेक्टिव सर्कल बना देते हैं, जिससे आर्थर थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाता है, लेकिन जल्दी उसे पता चलता है कि एलिस एक बहुत ही स्पेशल मेज है, जिसकी हीलिंग मैजिक बेहद रेयर है। इसी रेयरिटी की वजह से एलिस को हमेशा कैप्चर किए जाने का खतरा बना रहता है और यही कारण था कि उन्होंने कंट्री साइड में जाकर रहने का फैसला किया। खैर, हीलिंग मैजिक अच्छे से काम कर जाती है, लेकिन इसके बाद एडम कहता है कि उसे थोड़ी एक्सरसाइज करनी है और वो आर्थर से ट्रेनिंग करने को कहता है। आर्थर मान जाता और एडम अपनी शार्प स्पेयर हेड को कपड़े से लपेट देता है ताकि नुकसान ना हो। वो स्पेयरिंग के लिए तैयार हो जाते और अपने वेपन में माना चार्ज कर लेते हैं, लेकिन एडम की सरप्राइज के लिए आर्थर पहला मूव करता है
वो मैजिक का उपयोग करके अपनी स्पीड को बढ़ा लेता और लाइटनिंग की तरह एडम की ओर दौड़ पड़ता है। फिर अचानक गायब होकर उसके पीछे आ जाता है, जिससे एडम पूरी तरह से चौंक गया था। लेकिन दुर्भाग्यवश आर्थर फिसल जाता है, जिससे एडम को रिएक्ट करने का समय मिल जाता है और फिर दोनों के बीच में जबरदस्त मुकाबला शुरू हो जाता है। सभी लोग आर्थर की स्पीड देखकर हैरान थे, लेकिन आखिर में एडम उसे हवा में उछाल देता है क्योंकि उसका शरीर हल्का था और एंजेला को विंड मैजिक से उसे बचाना पड़ता है। आर्थर सॉफ्टली नीचे लैंड करता है, लेकिन बाकी सब एडम को डांटने लगते हैं कि वो एक छोटे बच्चे के साथ ज्यादा ओवरबोर्ड हो गया। एडम डिफेंड करता है कि बच्चा बहुत स्ट्रांग है, लेकिन कोई उसकी नहीं सुनता। जैस्मिन दूसरी ओर आर्थर की स्किल से काफी इंट्रिग्यूड लगती है और उसे टेक्निक के बारे में सवाल पूछने लगती है। अगले कुछ दिन तेजी से बीतते हैं। आर्थर लगातार ट्रेन करता है, खाता है और सोता है और फिर से ट्रेन करता है। वो लगातार हर पार्टी सदस्य से कुछ न कुछ सीख रहा होता है। एडम से लांस टेक्निक, रेनॉल्ड से पुशअप्स और हेलेन से आर्चरी और वहीं जैस्मिन से दौड़ना, जैसे कि वो खुद ही उसेन बोल्ट हो। जैस्मिन को अब आर्थर बहुत पसंद आने लगा था। जल्दी वो अपनी जर्नी कार्ड्स के जरिए जारी रखते हैं, लेकिन तभी कुछ मिस्टीरियस हालतों में उन्हें रुकना पड़ता है। अचानक कई सारे एरोज उनकी ओर आते हैं और आर्थर तुरंत समझ जाता है कि वो बैंडिट्स के अटैक में हैं। ड्यूर और एडम तुरंत कार्ड्स के आगे कूद पड़ते हैं, जबकि एंजेला अपने विंड मैजिक से सारे तीर को उड़ा देती है। आर्थर बाहर झांकता और देखता है कि वो चारों ओर से बैंडिट्स से घिर चुके हैं। उनका अगली सा दिखने वाला बैंडिट लीडर अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि एलिस और आर्थर को हार्म ना करे और बाकी सभी को खत्म कर दे, ताकि उन्हें बेचकर वो मोटी रकम कमा सके। सारे बैंडिट्स चिल्लाकर उसकी बात मानते हैं और लड़ाई शुरू हो जाती है। एक एक कर रेनॉल्ड और उसके पार्टी सारे बैंडिट्स को मार गिराते हैं, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब बैंडिट्स बहुत ही ज्यादा नंबर में उन्हें ओवरकम करने लगते हैं। पार्टी के सदस्य लगातार लड़ाई करते हुए थकने लगे थे और इसी बीच बैंडिट लीडर रेनॉल्ड पर हमला करता और उसे उसी की काट में पटक देता है जिसमें आर्थर था। काट टूट जाती है और एलिस रेनॉल्ड की मदद करने जाती है, लेकिन वो मना कर देता है कि वो अपनी मैजिक का इस्तेमाल ना करे, वरना हालात और भी बिगड़ जाएंगे। वो आर्थर को कहता है कि वो अपनी माँ को किसी सुरक्षित जगह पर ले जाए, जबकि वो बैंडिट लीडर को रोकता है। लेकिन यहाँ पर आर्थर लड़ना चाहता था और दावा करता है कि वो इन गूंस को संभाल सकता है, लेकिन उसके पिता उस पर चिल्लाकर कहते हैं कि वो अपनी ताकत का उपयोग अपनी माँ की रक्षा के लिए करे, क्योंकि वो पेट से है। आर्थर सोचता है कि इन दोनों को कब मौका मिल गया, लेकिन फिर वो एलिस के साथ भाग जाता है। बैंडिट लीडर उनके पीछे भागने की कोशिश करता है, लेकिन रेनॉल्ड उसे फिर से रोक लेता है। आर्थर भागता है, लेकिन जल्दी उसका रास्ता कुछ दुश्मनों द्वारा ब्लॉक कर दिया जाता है। लेकिन सौभाग्यपूर्वक पार्टी के सदस्य प्रोफेशनल्स होते हैं और वो आर्थर के रास्ते के सारे बैंडिट्स को एक एक करके खत्म कर देते हैं। आर्थर उनका धन्यवाद करता और पूरी स्पीड से आगे बढ़ता है और तभी अचानक से एक मेज विंड मैजिक से उनके ऊपर हमला करता है। आर्थर अपनी माँ को सुरक्षित जगह पर धकेल देता है, लेकिन खुद हमले की चोट में आ जाता है और एक क्लिफ के नीचे गिर जाता है। गिरते समय वो अटैकर एक नाइफ फेंकता है जो एक रोप से बंधा था, जिससे वो भी नीचे खींचा चला आता है। ड्यूर और एंजेला तुरंत अपनी मैजिक से आर्थर को बचाने की कोशिश करते हैं, जबकि एलिस उसका नाम चिल्लाती है। लेकिन आर्थर अंदर से शांत महसूस करता है, जैसे उसने कुछ हासिल कर लिया हो। उसे लगता है कि क्या यही हैप्पीनेस है, और फिर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं जब उसे याद आता है कि वो बड़ा भाई बनने वाला था, लेकिन अब उसकी जिंदगी उससे छिनने वाली है। जब आर्थर गिरने के बाद आंखें खोलता है तो पाता है कि वो अभी भी जिंदा है। तभी जमीन हिलने लगती है और कुछ बड़ा उसकी ओर आता है। वो खड़ा होकर देखने की कोशिश करता है और देखता है कि एक डरावना डीमन उसकी ओर आ रहा है जो उसका नाम पुकारता है। आर्थर काफी डर जाता है, लेकिन वो बिना लड़े हार नहीं मानता। वो डीमन पर झपटता है, लेकिन डीमन उसे हल्के से झटक देता है। फिर डीमन बताता है कि उसे अभी बहुत कुछ सीखना है और एश्योर करता है कि वो फ्रेंड है। आर्थर को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन डीमन अचानक से उसके लिए कुछ फल तोड़ती है। वो कहती है कि जब तक वो फल नहीं खा लेता वो कोई सवाल का जवाब नहीं देगी। आर्थर के पास कोई विकल्प नहीं होता और वो सारे फल को खा लेता है। फिर वो पूछता है कि उसके माता पिता कैसे हैं। डीमन उसे एक विजन दिखाती है जहां सड़क पर बैंडिट की लाशें पड़ी है और उसके माता पिता और उनके दोस्त वहां से सुरक्षित निकल गए हैं। आर्थर राहत से रोने लगता है। फिर वो डीमन से उसका नाम पूछता है, जो खुद को सिल्विया बताती है। कुछ दिन बीत जाते हैं और आर्थर सिल्विया की केव में ही रहकर फल खाता है और अपनी इंजरीज हील करता है। वो जल्दी से अपने माता पिता के पास जाना चाहता था, लेकिन सिल्विया कहती है कि ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि जंगल डेंजरस मॉन्स्टर और आउटलाउज से भरा हुआ है। हालांकि उसके पास एक और तरीका है, स्पेस टाइम फैब्रिक में एक होल बनाकर, लेकिन इसमें काफी समय लगेगा। आर्थर समझ जाता और जब तक सिल्विया वो होल तैयार करती है वो अपनी स्किल्स पर काम करता रहता है। उसे अब समझ आता है कि सिल्विया डीमन दिखने के बावजूद दिल से बहुत काइंड है और वो उसकी बहुत केयर करती है। एक दिन सिल्विया उसे ह्यूमंस के लिए एक अननोन ट्रिक सिखाने का फैसला करती है।
वो हवा से माना लेकर अपनी हथेली में एक गेंद बनाती है, जिसे देखकर आर्थर हैरान था। सिल्विया बताती है कि ज्यादातर ह्यूमन को लगता है कि वो या तो माना गैदर कर सकते हैं या यूज कर सकते हैं, लेकिन नेचर में कई क्रिएचर दोनों एक साथ कर सकते हैं। वो आर्थर को ये ट्रिक सिखाने का ऑफर करती है, लेकिन उससे पहले पूछती है कि वो बड़ा होकर इस पावर का करेगा क्या। आर्थर सोचता है और फिर कहता है कि वो बड़ा होकर उन सबको मारेगा जो उसके लोगों को हार्म करेंगे, लेकिन सिल्विया को ये जवाब बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो उसे झटक देती है। आर्थर नाराज हो जाता है, लेकिन सिल्विया कहती है कि वो टेस्ट फेल कर गया क्योंकि वो ये ट्रिक किसी ऐसे को सिखाना नहीं चाहती जिसे वायलेंस का इतना शौक हो। आर्थर कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसके पास्ट लाइफ में उसने यही सीखा था कि ताकत हासिल करो ताकि दुश्मन को खत्म कर सको। लेकिन जब सिल्विया पूछती है कि क्या उसे वायलेंस के बारे में सोचना अच्छा लगता है, तो आर्थर चुप हो जाता है। फिर सिल्विया कहती है कि ताकत का उपयोग केवल वायलेंस के लिए नहीं किया जाता और वो नहीं चाहती कि आर्थर अपनी जिंदगी रेज और रिवेंज में बर्बाद करे। उसके शब्द आर्थर के दिल को छू जाते हैं और उसे लगता है कि सिल्विया उसके पास्ट लाइफ के बारे में सब कुछ जानती है। फिर सिल्विया वही सवाल दोबारा पूछती है कि अब तुम ताकत मिलने के बाद क्या करोगे। इस पर आर्थर जवाब देता है कि मैं उन लोगों की रक्षा करूंगा जिन्हें मैं प्यार करता हूँ। सिल्विया को उसका जवाब पसंद आता है और वो उसे मैजिक सिखाने लगती है। आर्थर जल्दी ही ये ट्रिक सीख भी लेता है, लेकिन जैसे ही वो खुशी से सिल्विया को दिखाने दौड़ता है, वो उसे साइड में मारकर चट्टानों के नीचे दबा देती है। आर्थर बहुत ही कंफ्यूज होता है, लेकिन सिल्विया टेलीपैथी से कहती है कि आवाज मत करना। तभी सिल्विया जैसे दिखने वाला एक और डीमन वहां पर आ जाता है और उसे वापस चलने को कहता है। सिल्विया मना कर देती है तो वो डीमन उस पर एनर्जी बॉल फेंकता है, जिससे आर्थर बहुत डर गया था, लेकिन सिल्विया उसे कॉन्फिडेंस दिलाती है कि वो ठीक है। वो उठकर अपनी फुल पावर अनलीज करती है, जिससे उसका डीमन रूप टूट जाता है और वो एक सफेद ड्रैगन में बदल जाती है। फिर वो एक हाइपर बीम छोड़ती है, जिसे वो डीमन मुश्किल से ही रोक पाता है। डीमन वार्न करता है कि इतनी शक्ति का इस्तेमाल उसका बहुत नुकसान कर सकता है, लेकिन सिल्विया कहती है कि उसे अपने जीवन से कोई रिग्रेट नहीं। डीमन किसी तरह उसका अटैक न्यूट्रलाइज करता है और फिर डार्क एनर्जी से उस पर हमला करता है, जिनमें से कुछ केव को भी हिट करते हैं। और यहाँ पर सिल्विया आर्थर की सेफ्टी को चेक करने में डिस्ट्रैक्टेड हो जाती है और डीमन उसे एक बड़ा अटैक मारता है। सिल्विया समझ जाती है कि अब आर्थर खतरे में है और अब सब कुछ दांव पर लगा देती है ताकि वो भाग सके। वो टाइम को रोक देती है और आर्थर को बाहर बुलाकर कहती है कि अब उसे घर जाना होगा। वो स्पेस टाइम में होल खोलती है और बताती है कि ये उसे सीधा उसके परिवार के पास नहीं ले जाएगा, लेकिन अब वो इतना स्ट्रांग हो चुका है कि वो अकेला सरवाइव कर सके। आर्थर समझ जाता है कि सिल्विया खुद को सेक्रीफाइस कर रही है और उसका दिल टूट जाता है, लेकिन सिल्विया उससे वादा करवाती है कि वो अपनी ताकत उन लोगों की रक्षा के लिए इस्तेमाल करेगा जिन्हें वो प्यार करता है। फिर वो उसे क्रिस्टल एग और एक फेदर देती है और कहती है कि इसका अच्छे से ध्यान रखना। इसके बाद वो आर्थर को किस करती है और अचानक उसके दोनों बाजुओं पर गोल्डन टैटूज उभर आते हैं। सिल्विया उससे कहती है कि इन सब चीजों का कोई बहुत बड़ा मतलब है और इसका रीजन उसे सही समय आने पर खुद ही पता चल जाएगा, लेकिन अभी के लिए ये अलविदा है। फिर वो उसे बताती है कि उसे घर भेजने के लिए पोर्टल तैयार करने में असल में इतना समय नहीं लग रहा था, वो बस जानबूझकर देरी कर रही थी क्योंकि उसे उसके साथ बिताए गए कुछ दिन बहुत पसंद आए। ये सुनकर आर्थर रोने लगता और उसे एहसास होता है कि वो अभी इतना मजबूत नहीं है कि उसकी रक्षा कर सके, जबकि उसने वादा किया था कि वो उन सभी की रक्षा करेगा जिन्हें वो प्यार करता है। सिल्विया उसे बताती है कि उनका वादा अभी लागू नहीं होता और वो जल्दी करे। आर्थर कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि वो एक ड्रैगन है या डीमन, उसके लिए वो परिवार है और परिवार को कभी पीछे नहीं छोड़ा जाता। सिल्विया उससे कहती है कि उसके पास पहले से ही एक माँ है, तो आर्थर तय करता है कि वो उसे ग्रैंड माँ कहेगा। ये सुनकर वो ड्रैगन रोने लगती है। इसके बाद वो आर्थर को पोर्टल की ओर धीरे से धकेलती है और आर्थर अंडा और पंख लेकर पोर्टल में प्रवेश कर जाता है, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़कर सिल्विया को अलविदा कहने जाता है तो वो खुद को खींचता हुआ महसूस करता है। उसके जाने के बाद सिल्विया अपनी पूरी शक्ति रिलीज करती है और गुफा में समय को सामान्य कर देती है। तुरंत ही डेमन का अटैक उस पर होता है और वो जमीन पर गिर जाती है, लेकिन जैसे ही वो डीमन ये मानकर उसके पास आने लगता है कि वो जीत गया, सिल्विया अचानक से उस पर पूरी ताकत से ब्लास्ट कर देती है। उधर पोर्टल में यात्रा करते हुए आर्थर को सिल्विया की आवाज फिर से सुनाई देती है। वो उसे बताती है कि दुखी होना ठीक है, लेकिन उसे उस दुख को मेहनत करके एक दिन खुशी में बदल देना चाहिए। आर्थर कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन सिल्विया कहती है कि उसे पता है कि वो ऐसा कर सकता है क्योंकि वो इतिहास का सबसे शक्तिशाली राजा था।
ये सुनकर आर्थर चौंक जाता है कि सिल्विया को उसकी पिछली जिंदगी के बारे में कैसे पता चला और वो पूछना चाहता है कि क्या वही उसे इस दुनिया में लाई थी, लेकिन उससे पहले ही वो पोर्टल से बाहर आ जाता है। सिल्विया के लिए रोने के बाद आर्थर उठता है और क्रिस्टल एग को अपनी पाउच में रखता है। फिर वो देखता है कि वो एक घने जंगल में है जहाँ कई तरह के खतरे हैं। तभी उसे दूर से एक लड़की की चीख सुनाई देती है और वो तुरंत पेड़ों के बीच से छलांग लगाते हुए उसकी ओर भागता है। वो जल्दी देखता है कि कुछ बैंडिट एक एल्फ लड़की को किडनैप कर रहे हैं और बात कर रहे हैं कि अगर वो उसे एप्स्टीन आइलैंड ले जाएं तो उन्हें बहुत पैसे मिलेंगे इसके। ये सब देखकर उसे याद आता है कि एक बार उसकी टीम पर भी बैंडिट ने हमला किया था और अब वही सब उस लड़की के साथ भी होने वाला था। उसे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन सिल्विया से किए गए वादे को याद करते हुए वो खुद को काबू रखता है और तय करता है कि वो बैंडिट्स का पीछा करेगा, क्योंकि वो उसे किसी नजदीक ह्यूमन सेटलमेंट तक ले जा सकते हैं। शाम को जब बैंडिट आराम कर रहे होते हैं तो वो उस लड़की के साथ फन करने की बात कर रहे थे और आर्थर को अब और सहन नहीं होता। वो माना को कलेक्ट करना शुरू करता है ताकि इन पीडोफाइल को निपटाया जा सके। तभी वो देखता है कि वो जंगली जानवरों को मैजिक कलर की मदद से कंट्रोल कर रहे हैं। आर्थर जानवरों पर कुछ नट्स फेंकता है जिससे वो सतर्क हो जाते हैं और जोर से गुर्राने लगते हैं। बैंडिट्स घबरा जाते हैं क्योंकि इससे आसपास के सभी मॉन्स्टर आकर्षित हो सकते थे। तभी एक बैंडिट उन्हें मारने के लिए आता है। आर्थर इसी मौके की तलाश में था। वो अपनी माना से एक ब्लेड बनाता और चुपके से पीछे जाकर उसे काट देता है और फिर वो उसका नाइफ चुरा लेता है। तभी दूसरा बैंडिट वहां पर आता और आर्थर उसे भी मार देता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि उसके शरीर में इतना स्टैमिना नहीं बचा कि वो ज्यादा देर तक लड़ सके। तभी तीसरा बैंडिट आता और आर्थर उस पर भी हमला करता है, लेकिन वो केवल उसकी टांग को ही घायल कर पाता है। बैंडिट अपने दोस्तों को बुलाता और कहता है कि उनके साथ एक यंग मेज है। चौथा बैंडिट बहुत खुश हो जाता है क्योंकि इतने छोटे उम्र का मेज बहुत रेयर होता है और उसे बेचकर वो बहुत पैसे कमा सकते थे। वो उसे नुकसान ना पहुंचाने की सोचता है और अपनी तलवार छोड़कर मैजिक से हमला करता है। वो मैजिक इन्फ्यूज्ड क्लाउज के साथ कूदता है जिससे जमीन फट जाती है। आर्थर किसी तरह उससे बचता और उसे लात मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो बैंडिट काफी उससे तेज होता है। आर्थर उस पर थ्रेड से बंधा नाइफ फेंकता है, लेकिन वो उसे पकड़ लेता और तेजी से उसके ऊपर टूट पड़ता है। वो आर्थर को लात मारकर जमीन पर गिरा देता और उसे उल्टा पकड़ लेता है। तभी आर्थर उसके पैर पर फायर मैजिक करता है जिससे वो उसे छोड़ देता है। इससे पहले कि वो संभल सके आर्थर फिर से उस पर नाइफ फेंकता है और इस बार उसकी गर्दन के चारों ओर घुमाकर उसकी फोरहेड में छेद कर देता है। इसके बाद वो आखिरी बैंडिट को भी मार देता और एल्फ लड़की को आजाद करता है जो उसे उसके अतीत के किसी व्यक्ति की याद दिलाती थी। वो तुरंत खुद को उस मेमोरी से बाहर निकालता और उस लड़की से कहता है कि वो अब घर जा सकती है, लेकिन वो उसकी चोटें देखकर चिंतित हो जाती है। आर्थर कहता है कि ये कुछ भी नहीं है। फिर वो सभी लाशों को ढक देता है ताकि वो लड़की उन्हें ना देख सके। वो फिर कहता है कि वो एक एक्सीडेंट में मारे गए हैं और अब उसे वो परेशान नहीं करेंगे। फिर वो गैरेज में कुछ सामान ढूंढता और लड़की से कहता है कि वो घर चली जाए, लेकिन वो उसका हाथ पकड़ लेती है क्योंकि वो डरी हुई थी और उसे उसके साथ चलने की विनती करती है। आर्थर उस पर तरस खाता और उसे साथ ले जाने की इजाजत दे देता है। फिर वो इन इंस्लेव्ड मॉन्स्टर को देखता है और सोचता है कि उन्हें आजाद करना ठीक नहीं होगा, इसीलिए वो उन्हें मारने का ही फैसला करता है। लेकिन एल्फ लड़की जो सभी जीवों का सम्मान करती है वो हॉर्न्ड वुल्फ्स को आजाद कर देती है। आर्थर उसे चेतावनी देता है, लेकिन वो कहती है कि वो उन पर हमला नहीं करेंगे और वाकई में वो शांति से चले जाते हैं, जिससे आर्थर उसकी नेचर से जुड़ाव को देखकर काफी हैरान था। इसके बाद वो लड़की को उसके घर पर छोड़ने का फैसला करता है और ब्रेक के दौरान उसे पता चलता है कि उसका नाम टेसा है। वो खाना पकाता और कहता है कि भले ही भूख ना हो थोड़ा खा लेना चाहिए ताकि ताकत बनी रहे। ये बातें उसे सिल्विया की याद दिलाती थी। फिर वो देखता है कि टेसा खाना लेकर फुस कर रही है क्योंकि उसे उसका स्वाद पसंद नहीं आ रहा था और वो कुछ मीठा मांगती है। आर्थर सोचता है कि उसे उससे सीखना चाहिए कि एक नॉर्मल बच्चा कैसे बना जाता है, क्योंकि वो पहली बार किसी अपने उम्र के बच्चे से मिला है। टेसा उससे पूछती है कि वो यहाँ पर कर क्या रहा है, तो वो कहता है कि वो अपने माता पिता से बिछड़ गया है। वो दोनों आगे सफर करते हैं और आर्थर को पता चलता है कि एल्फ का जीवन इंसानों से काफी अलग होता है। अचानक उसे महसूस होता है कि एक हॉर्न्ड वुल्फ उनका पीछा कर रहा है और वो उसे मारने का प्लान बनाता है। रात को वो टेसा को टेंट में सोने को कहता है और खुद बाहर निगरानी करता है। फिर वो सिल्विया के दिए हुए क्रिस्टल एग को देखता है और सोचता है कि ये आखिर है क्या। तभी टेसा उसे टेंट में बुलाती और कहती है कि वो उसके परिवार से ये बात छुपा लेगी कि उन्होंने साथ में टेंट में रात बिताई है, लेकिन आर्थर मना करता और कहता है कि वो ठीक है। फिर उसे समझ आता है कि टेसा टेंट में अकेले रहने से डर रही है, इसीलिए वो उसके अनुरोध पर टेंट में चला जाता है। वहाँ टेसा उससे कहती है कि सारे इंसान परवर्ट नहीं होते,
जिनकी बहुत सारी पत्नियां होती है। आर्थर बस सोचता है कि काश ये सच होता। वो पूछता है कि उसे ये किसने बताया, तो वो कहती है कि उसके दादा ने। आर्थर कहता है कि ऐसा केवल नोबल्स कर सकते हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है, लेकिन टेसा उसकी बातचीत बीच में ही सोते हुए छोड़ देती है। अगले दिन वो फिर से अपना ट्रेवल शुरू करते हैं। टेसा अब आर्थर के साथ ज्यादा कंफर्टेबल थी, लेकिन आर्थर थोड़ा एनॉयड महसूस करता है क्योंकि वो जल्दी अपने परिवार को खोजना चाहता था। फिर एक और प्रॉब्लम होती है जब उसे अपने मोनर में तेज दर्द होता है और वो इतना कमजोर हो जाता है कि वो चल भी नहीं पाता। टेसा जंगल में हर्ब्स खोजने जाती है, तभी वहाँ पर एक हॉर्न्ड वुल्फ आता है जिसे उन्होंने आजाद किया था। आर्थर काफी डर जाता है कि शायद अब वो हमला करेगा, लेकिन तभी टेसा लौटती है और वो कहता है कि वो दूर रहे, लेकिन वुल्फ हमला करने की जगह एक डेड बोर ला कर देता है और फिर वो वापस से जंगल में चला जाता है। टेसा खुश होकर बताती है कि वो उसके जीवन की रक्षा करने का बदला चुकाना चाहता था। आर्थर इसे समझ नहीं पाता, लेकिन मीट खाने के बाद उसे थोड़ा आराम मिलता है। टेसा बताती है कि उसे हर्ब्स नहीं मिले, लेकिन उनमें कुछ मशरूम ढूंढे हैं जो उसकी गाँव की औरतें खाती है। आर्थर उन्हें खा तो लेता है, लेकिन उसके बाद उसे जबरदस्त डायरिया हो जाता है, जिसके बाद वो दोनों टेंट में लौटते हैं और टेसा आर्थर को इंसानी और डॉर्फ किंगडम की कहानियां सुनाती है जो उसने अपने दादा से सुनी थी। वो कहती है कि वो इन राज्यों को देखना चाहती है, लेकिन वो खराब लोगों से भरे हैं और आउटसाइडर एल्फ विलेज में अलाउड नहीं है। आर्थर उसकी बातें आधी ही सुन पाता है क्योंकि वो थकान में सो गया था। अगले दिन दर्द फिर से आता है, लेकिन वो सहन करता है क्योंकि विलेज पास ही था। टेसा कहती है कि अब वो दोस्त हैं, लेकिन आर्थर को जवाब देना आता नहीं था क्योंकि उसका कभी कोई दोस्त बना नहीं था। तभी उसे अपने पुराने जीवन का सबसे करीबी दोस्त याद आता है जिसे उसने मार डाला था। तभी टेसा खुशी से चिल्लाती है क्योंकि उन्हें एल्फ विलेज का दरवाजा दिखाई देता है। आर्थर इसे देखकर हैरान रह जाता है, लेकिन टेसा उसका हाथ पकड़कर उसे साथ चलने को कहती है। वो उसका हाथ पकड़ता और विलेज की ओर आगे बढ़ता है, लेकिन तभी कई गार्ड्स आ जाते और उसे इंट्रूडर समझकर पकड़ लेते हैं। आर्थर को कुछ समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है। जैसे ही गार्ड्स उसे गिरफ्तार करते हैं, टेसा चुप रहती है। वो सोचता है कि उसे इतनी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए था। वो पैनिक करने लगता और गार्ड्स अपने हथियार निकाल लेते हैं ताकि उसे वो मार सके। टेसा तुरंत हरकत में आ जाती है जैसे उसे समझ आता है कि हो क्या रहा है, और वो गार्ड्स को रोकने के लिए कहती है। वो उसे बताते हैं कि आर्थर एक खतरनाक ह्यूमन है और वो उसे खत्म करना चाहते हैं इससे पहले कि वो उन्हें नुकसान पहुंचाए। टेस उन्हें बताती है कि आर्थर उसका फ्रेंड है जिसने उसकी जान बचाई है, लेकिन गार्ड उसकी बात पर विश्वास नहीं करता और इसके बजाय वो आर्थर पर टेसा का ब्रेन वॉश करने का आरोप लगाता है। तभी अचानक एक ताकतवर आवाज उसे चुप रहने के लिए कहती है। अचानक उनके सामने एक पोर्टल खुलता और उसमें से एक बूढ़ा एल्फ बाहर निकलता है जो सैनिकों को ऑर्डर देता है कि उस लड़के को तुरंत छोड़ दिया जाए। टेसा आर्थर के पास जाकर उसकी हालत चेक करती और गुस्से से सैनिकों को डांटती है कि उन्होंने उस पर हमला करने की हिम्मत कैसे की। लेकिन वो बूढ़ा एल्फ जो उसका दादा है वो कहता है कि उनका रिएक्शन जायज था क्योंकि एक ह्यूमन उनके किंगडम में लापता राजकुमारी के साथ आया है। फिर वो एल्फ अपना इंट्रोडक्शन बताता और कहता है कि वो एल्फ्स का पूर्व राजा है। वो आर्थर का धन्यवाद करता है कि उसने उसकी पोती और उनके राज्य की प्रिंसेस की जान बचाई है। ये सुनकर आर्थर हैरान रह जाता और उसे यकीन नहीं होता कि ये बेवकूफ सी लड़की एक प्रिंसेस है। वो एल्फ जिसका नाम वियान होता है वो उससे पूछता है कि क्या उसने अपने फ्रेंड को अपनी रॉयल स्टेटस के बारे में नहीं बताया, और जब टेसा कहती है कि उसने बताया था तो आर्थर कहता है कि वो शर्त लगा सकता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं बताया था। उसी समय टेसा के माता पिता वहाँ पर पहुँचते और टेसा दौड़कर उनके गले लग जाती है। उसका पिता आर्थर को घूरता और बाकी रेसिस्ट एल्फ की तरह वो तुरंत ऑर्डर देता है कि आर्थर को मार डाला जाए, लेकिन वियान समझाता है कि आर्थर ने टेसा की जान बचाई है और उसे सही सलामत घर पहुंचाया है। टेसा भी आर्थर की तरफ से बोलती है और अपने पिता पर दबाव डालती है कि आर्थर को उनके महल तक जाने दिया जाए। वियान आर्थर से कहता है कि उन्हें उससे बाद में कुछ जरूरी बातें करनी है और आर्थर को उस बूढ़े एल्फ से एक मिस्टीरियस पावर का एहसास होता है। इसके बाद टेसा आर्थर का हाथ पकड़कर उसे शहर की सैर कराने लगती है। वो शहर को देखकर दंग रह जाता है, लेकिन सारे एल्फ्स उसे गुस्से और नफरत से घूरते हैं क्योंकि इंसानों और एल्फ्स के बीच में एक लंबा युद्ध होता आया है। आर्थर को इन सब बातों की परवाह नहीं होती, लेकिन जब उसने पहले टेसा से मदद मांगी थी और उसने उसे ठंडेपन से देखा था, ये बात उसे बहुत परेशान कर रही थी। वो अपने सीने में हो रहे दर्द से परेशान भी था और अब वो ज्यादा सावधान रहने का फैसला करता है। थोड़ी ही देर में वो महल पहुंच जाते हैं और टेसा सभी मेड्स को आदेश देती है कि आर्थर की पूरी सेवा की जाए। वो उसके ठहरने का प्लान भी बनाने लगती है, लेकिन आर्थर महसूस करता है कि उसे पहले उसके माता पिता को पूरी ट्रैवल के बारे में बता देना चाहिए। उसे बोलने की परमिशन दी जाती है, लेकिन टेसा उसे खाने की मेज पर सीट दिलवाती है और स्नैक्स और टी भी मंगवा लेती है। आर्थर सोचता है कि क्या एक ह्यूमन को इतनी इज्जत मिलना सही है। फिर टेसा के पिता ऑल्डविन और उसकी माँ म्यूरियल अपना परिचय देते हैं। आर्थर भी अपना प्रॉपर परिचय देता है और उन्हें ग्रीट करता है
ऑल्डविन उसके मैनर्स से काफी इम्प्रेस्ड था, बावजूद इसके कि उसका बैकग्राउंड काफी पुअर है। इसके बाद आर्थर उन्हें बताता है कि कैसे उसने टेसा को स्लेव ट्रेडर से बचाया है, और जब वो ये सुनते हैं तो पूरा परिवार गुस्से में आ जाता है। वो ह्यूमंस को कोसने लगते हैं, लेकिन आर्थर उन्हें समझाता है कि उन्हें पूरी रेस को नहीं, उस प्रोफेशन को कोसना चाहिए। वियान उससे पूछता है कि उसने टेसा को आजाद कैसे कराया, तो आर्थर बताता है कि वो एक मेज है। राजा को विश्वास नहीं होता कि वो अकेले स्लेव ट्रेडर को हरा सकता है, और एल्फ सोल्जर तो खोलकर इसका विरोध करने लगते हैं। वो फिर से आर्थर पर टेसा को फूल बनाने का आरोप लगाते हैं, लेकिन वियान उन्हें आदेश देता है कि वो तब तक पीछे रहे जब तक उन्हें कुछ कहा ना जाए। टेसा भी आर्थर के सपोर्ट में सामने आती है और उन बातों को बताती है जो उसने उन बैड गाइज से सुनी थी। उसकी माँ उसे गले लगाकर शांत करने की कोशिश करती है, और उसके पिता फिर आर्थर से कहते हैं कि अब वो उसकी बातों पर विश्वास करते हैं। इसके बाद आर्थर ऑल्डविन से कहता है कि वो उसके परिवार के पास वापस भेज दे, ताकि वो उसकी बेटी की जान बचाने का बदला चुका सके। लेकिन ऑल्डविन इस मांग को अनरीजनेबल कहता है। वो कहता है कि वो बारबरिक ह्यूमन की मदद नहीं करना चाहता, लेकिन आर्थर जवाब देता है कि अगर वो ऐसा करेगा तो वो खुद भी बारबेरियन की तरह बर्ताव कर रहा होगा। ऑल्डविन उसकी बात को समझता है, लेकिन फिर भी वो मदद से इनकार करता है। तभी टेसा उसे घूरने लगती है ताकि वो इमोशनल ब्लैकमेल हो जाए। ऑल्डविन झट से मान जाता और कहता है कि आमतौर पर ह्यूमन किंगडम का गेट हर 7 साल में एक बार खुलता है, लेकिन वो आर्थर को यहाँ पर इतने लंबे समय तक रख नहीं सकते, इसीलिए वो कुछ सोल्जर को उसे घर तक एस्कॉर्ट करने के लिए भेज देंगे। आर्थर ये सुनकर खुश हो जाता है, लेकिन तभी उसके सीने का दर्द पहले से भी तेज हो गया था। वो किसी तरह उस दर्द को पूरा दिन सहता है और रात को अपने कमरे में बालकनी में जाकर फ्रेश एयर लेने लगता है। वो वहाँ पर टेसा को अपने पेरेंट्स के साथ खुलकर खेलते हुए देखता है, जिससे उसे अपने माँ बाप की याद आ जाती है। आर्थर सोचता है कि क्या वो ठीक होंगे, हालांकि उसे यकीन है कि वो इतने मजबूत हैं कि बैंडिट्स के हमले से बच सकते हैं। वो उन्हें बहुत याद करता और सोचता है कि क्या वो उसे देखकर उतने ही खुश होंगे जैसे टेसा के माता पिता अभी हैं। जितना वो इस बारे में सोचता है उतना ही वो मिजरेबल महसूस कर रहा था। टेसा ये देख लेती है और वो तुरंत उसके पास आ जाती है। वो अपने परिवार की ओर से माफी मांगती है कि सब लोग उसके साथ रूड थे। आर्थर जवाब देता है कि कोई बात नहीं। वो फिर टेसा को टॉन्ट करता है कि वो वापस अपने परिवार के पास जाए और उनके हाथों स्पॉइल हो जाए। टेसा ये सुनकर ऑफेंड हो जाती है और कहती है कि उसके माता पिता भी उसे उतना ही स्पॉइल करेंगे जब वो उनके पास लौटेगा। ये सुनकर आर्थर और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। वो टेसा से वैलिडेशन मांगता है कि क्या उसके माता पिता भी सच में उसे देखकर खुश होंगे। टेसा अचानक से उसका फेस पकड़ लेती है और कहती है कि ये ऑब्वियस है कि उसके माता पिता उसे मिस कर रहे होंगे क्योंकि वो उनके साथ नहीं है। वो कहती है कि वो खुद उसे मिस कर रही है क्योंकि वो जल्दी घर जा रहा है। आर्थर ये सुनकर स्पीचलेस रह जाता है। तभी एक ग्लोइंग फूल की पेटल जो फायरफ्लाइज जैसी दिखती है हवा में उड़ने लगती है और दोनों उनकी खूबसूरती में खो जाते हैं। अचानक आर्थर को टेसा के चेहरे की वो ठंडी सी नजरों वाली झलक याद आ जाती है और वो सोचता है कि शायद उस वक्त टेसा के साथ कुछ गलत था या फिर वो सिर्फ ऐसा महसूस कर रहा था। लेकिन फिर वो तय करता है कि अब इन बातों के बारे में नहीं सोचेगा और कुछ देर के लिए बस उस पल में जिएगा। तभी उसे अचानक महसूस होता है कि टेसा पर कोई अटैक होने वाला है। वो तुरंत हमला रोकता है और अटैकर की तरफ दौड़ता है, लेकिन वहाँ पर जाकर उसे पता चलता है कि वो तो वियान है। आर्थर गुस्से में आकर चिल्लाता है कि क्या वो अपनी पोती को ही मारना चाहता था, लेकिन वियान पूछता है कि क्या वो सच में किसी को पेटल से मार सकता है। आर्थर अपने हाथ खोलता है और देखता है कि उसमें कुछ ग्लोइंग पेटल्स है। वियान उसकी तारीफ करता है कि उसने न सिर्फ अटैक ब्लॉक किया बल्कि तुरंत जवाब भी दिया। अब उसे यकीन हो गया है कि आर्थर ने सच में स्लेव ट्रेडर से लड़ाई की थी। लेकिन टेसा को गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसे लगता है कि उसके दादा उसके दोस्त को परेशान कर रहे हैं। वियान उसे भरोसा दिलाता है कि वो किसी को बुली नहीं कर रहा बल्कि उसे आर्थर काफी इंटरेस्टिंग लगता है। वो एक छोटे वुडन स्वॉर्ड समन करता है और आर्थर को देता है ताकि वो उसकी स्किल्स को टेस्ट कर सके। फिर वो लॉन में कुछ टेस्ट तैयार करता है। वियान इशारा करता है कि शुरू करो और आर्थर तुरंत उस पर चार्ज करता है। वो उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन पाता है कि वो बूढ़ा एल्फ काफी तेज है। चाहे वो कितनी भी स्पीड बढ़ा ले वो वियान को छू तक नहीं पाता। फिर वियान उसकी एक अटैक को ब्लॉक करता है जिससे उसकी तलवार टूट जाती है। तलवार का एक टुकड़ा टेसा की तरफ उड़ता है लेकिन आर्थर तुरंत स्वॉर्ड का हिट फेंक कर उसे डिफ्लेक्ट कर देता है। वियान उसकी स्किल देखकर हैरान था और तभी आर्थर बॉडी ब्लास्ट से उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन वियान उसे भी ब्लॉक कर देता है। आर्थर हार मानने को तैयार नहीं होता और वो फिर से हमला करता है और इस बार वो सीधा अपने निशाने पर मारता है। वियान काफी इम्प्रेस होता है कि आर्थर ने उसे एक हिट तो दिया ही और कहता है कि अब राउंड 2 के लिए तैयार हो जाओ। तभी टेसा अचानक से वियान पर हमला करती है और कहती है कि वो उसके दोस्त को तंग करना बंद करे। वियान कहता है कि वो किसी को परेशान नहीं कर रहा बल्कि अगर वो खुद को रोक लेता तो आर्थर ही उसे परेशान करता। आर्थर को लगता है कि बूढ़ा आदमी मजाक कर रहा है, लेकिन फिर वो विनम्रता से उसका शुक्रिया अदा करता है
कि उसे उसने ओवर एस्टिमेट किया। वियान कहता है कि वो उसे ओवर एस्टिमेट नहीं कर रहा और अगर आर्थर सच में उसका शुक्रगुजार है तो उसे उसका स्टूडेंट बन जाना चाहिए। आर्थर इस अचानक आए ऑफर से हैरान था और कहता है कि वो यहाँ नहीं रुक सकता क्योंकि उसके पेरेंट्स परेशान होंगे। वियान जवाब देता है कि एक तरीका है जिससे वो अपने पेरेंट्स को बता सकता है कि वो यहाँ पर सुरक्षित है। और इससे पहले कि आर्थर कुछ और पूछे उसकी छाती में फिर से वही दर्द उठता है और वो घुटनों पर आ जाता है। वियान ने पहले भी ये देखा था और अब वो पूरी तरह से यकीन कर लेता है कि आर्थर ने कोई बीस्ट विल इनहेरिट की है। वो कहता है कि अगर उसने उसे अपना स्टूडेंट नहीं बनाया तो वो अपनी जान खो देगा और अपने पेरेंट्स से दोबारा कभी मिलने का मौका नहीं मिलेगा उसे। उसी रात जब आर्थर सो रहा होता है तो उसे फिर से वही तेज दर्द होता है। वो उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है लेकिन दर्द बढ़ता ही जा रहा था जब तक कि वो पूरे शरीर में फैलकर एक रूप में सामने प्रकट नहीं हो जाता। आर्थर अपनी आंखें खोलता और देखता है कि एक काला सा फिगर उसके सामने खड़ा है जो कि बहुत ही डरावना था। वो उस डार्क मॉन्स्टर से डर तो रहा था लेकिन अंदर से वो उसे एक थेरेपिस्ट की तरह एनालाइज करना शुरू करता है। वो सोचता है कि क्या ये मॉन्स्टर उसकी एंजाइटी का पर्सनिफिकेशन है या उसके हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का। वो चिल्लाता है जैसे ही वो मॉन्स्टर उसके पास आता है लेकिन तभी उसे टेसा की आवाज सुनाई देती है जो उसे उठने को कह रही थी। और जब आर्थर जागता है तो देखता है कि टेसा उसके ऊपर बैठी है और खुशी से उसे गुड मॉर्निंग कह रही है। आर्थर को उसकी एनोइंग शकल सुबह सुबह देखना पसंद नहीं था और वो कहता है कि वो उसे अकेला छोड़ दे क्योंकि वो ठीक से सो भी नहीं पाया क्योंकि उसके सपने में एक मॉन्स्टर था। वो फिर से सोने की कोशिश करता है लेकिन टेसा को गुस्सा आ जाता है। उसे लगता है कि आर्थर उसे मॉन्स्टर कह रहा है। वो कहती है कि उसे उठ जाना चाहिए क्योंकि उसके दादा उसका इंतजार कर रहे हैं। वो उसे बिस्तर से खींचकर उठाती है और आर्थर के पास अब कोई चारा नहीं होता। फिर टेसा उससे पूछती है कि क्या वो सच में यहीं रहने वाला है और वो जवाब देता है कि वो अभी तक श्योर नहीं है लेकिन वियान उसे कुछ दिखाना चाहता है जिससे उसका मन बदल सकता है और आर्थर भी फैसला बाद में लेना चाहता है। थोड़ी देर के बाद आर्थर और टेसा बाहर जाते हैं जहाँ किंग ऑल्डविन वियान को मनाने की कोशिश कर रहा होता है कि एक ह्यूमन को एल्फ किंगडम में नहीं रहने दिया जा सकता लेकिन वियान उसकी बात नहीं मानता और अपने कैरेज में बैठ जाता है ये कहते हुए कि उसे आर्थर पसंद है और यही कहानी का अंत है। तभी टेसा भी कैरेज में कूद जाती है और अपने यूजुअल मेलोड्रामा के साथ बोलती है कि आर्थर ने उसकी जान बचाई थी लेकिन उसके पिता उसे डांटते हैं कि अब ये उसके बारे में नहीं है। वियान उसे भी डांटता है और बच्चों को कैरेज में बुलाता है। वियान और टेस कैरेज में बैठकर मेडिटेशन शुरू करते हैं और आर्थर बोर हो जाता है तो वो वियान से पूछता है कि ये जर्नी कितनी लंबी है। तभी टेसा उसके कंधे पर गिर जाती है क्योंकि वो मेडिटेशन नहीं कर रही थी बल्कि सो रही होती है। वियान कहता है कि वो आज जल्दी उठी क्योंकि वो भी उनके साथ आना चाहती थी। वो कहता है कि टेसा रॉयल थ्रोन की इकलौती वारिस है इसीलिए उसकी कोई भी रियल फ्रेंड नहीं रही। वो लोगों पर भरोसा नहीं करती और अपने इमोशंस को छुपा कर रखती है लेकिन आर्थर के साथ वो बहुत कंफर्टेबल है। वियान आर्थर को धन्यवाद कहता है क्योंकि जब टेसा उसके साथ होती है तो वो खुलकर मुस्कुराती है। आर्थर इम्प्रेस होता है कि वियान इतना हम्बल है कि वो एक बच्चे का धन्यवाद कर सकता है और यही सोचकर उसे बिलीव होता है कि वो बूढ़े एल्फ पर भरोसा कर सकता है। थोड़ी देर के बाद उनका कैरेज एक ऐसे घर के सामने रुकता है जो समाज से काफी दूर होता है और आर्थर एक्साइटेड होता है ये जानने के लिए कि ऐसा कौन सा आदमी है जिसके लिए पूर्व राजा उसके घर पर आया है। अचानक वियान दरवाजे पर जाकर जोर से चिल्लाता है कि उसका दोस्त बाहर आए हैं। फिर वो दरवाजे के पास जाता है देखने के लिए कि कोई आ रहा है या नहीं लेकिन तभी दरवाजा खुलता है और अंदर बैठी औरत उसके चेहरे पर दरवाजा मार देती है और कहती है कि इतनी चिल्लाने की जरूरत नहीं है। वियान उसे रेनिया कहकर इंट्रोड्यूस करता है और बताता है कि ये उसकी पुरानी दोस्त है और एक सॉर्सरर है जिसके पास यूनिक स्किल्स हैं। वो कहता है कि रेनिया आर्थर की मदद कर सकती है और रेनिया सबको अंदर बुलाती है ताकि तुरंत शुरू किया जा सके। रेनिया का घर किताबों से भरा पड़ा था और आर्थर सोचता है कि ये नर्ड जैसी औरत उसकी क्या ही मदद करेगी। वो कहता है कि ग्रैंडपा वियान ने बताया है कि उसके पास एक स्पेल है जिससे वो अपने पेरेंट्स से बात कर सकता है। रेनिया हंसते हुए कहती है कि वियान अब बच्चों के लिए सॉफ्ट हो चुका है। फिर वो कहती है कि वो एक डियर है यानी वो पास्ट और फ्यूचर देख सकती है। वो अपनी पावर एक्टिवेट करती है और देखती है कि आर्थर इतना स्पेशल है कि वो उसका पास्ट नहीं देख सकती लेकिन उसे पता है कि वो प्रोफेसी के लिए नहीं बल्कि अपने पेरेंट्स को देखने और बताने आया है कि वो ठीक है। इसमें आर्थर हामी भरता। फिर रेनिया कहती है कि उसे अपने पेरेंट्स को पूरी क्लैरिटी से इमेजिन करना है और एक पानी से भरे बकेट के ऊपर झुकना है। आर्थर पूरा कंसंट्रेशन लगाकर अपने पेरेंट्स की इमेज बनाता है। उधर उसके पेरेंट अपने नए घर में लंच कर रहे होते हैं। एलिस स्ट्यू बनाती और रेनाल्ड को सर्व करती है और कहती है कि आर्थर को यह स्ट्यू बहुत पसंद था। वो अचानक उदास हो जाती है क्योंकि आज आर्थर का जन्मदिन है और वो उनके साथ नहीं है। उसे याद आता है कि जब वो क्लिफ से कूदा था तो वो कितनी टूट गई थी
और रेनॉल्ड भी याद करता है कि उसने शराब पी पी कर खुद को बर्बाद कर लिया था क्योंकि उसे लगता था कि ये उसकी गलती थी, लेकिन शुक्र है कि उसके दोस्तों ने उसे संभाल लिया। फिर वो दोनों शहर आ गए और उनकी पार्टी मेंबर ने उन्हें अलविदा कहा। रेनॉल्ड सोल्जर बन गया ताकि वो कुछ कमा सके और फिर एक घर खरीदा। अब वो और एलिस नॉर्मल जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अपने बेटे की बहुत याद आती है। लेकिन तभी उन्हें आर्थर की आवाज सुनाई देती है। वो दोनों चौंक कर खड़े हो जाते हैं और आर्थर कहता है कि ये स्टीव में मैजिक मशरूम का असर नहीं है, वो सच में उनसे बात कर रहा था। वो कहता है कि वो जिंदा है और ठीक है और इस वक्त एल्फ किंगडम में रह रहा है। वो बताता है कि वो एक स्पेशल मैजिक स्पेल से उनसे बात कर रहा है और वो चाहता है कि वो बहुत जल्द घर लौटे, लेकिन अभी लौट नहीं सकता। वो बताता है कि उसके शरीर में कुछ गड़बड़ है और उसे उसका इलाज कराना है, लेकिन वो वादा करता है कि जैसे ही इलाज खत्म होगा वो दौड़कर घर आएगा। उसके पेरेंट्स उसे जिंदा देखकर रो पड़ते हैं और आर्थर कहता है कि अगली बार तक अपना ध्यान रखे। वो उन्हें गले लगाता है और कहता है कि वो उन्हें बहुत प्यार करता है। उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं और जैसे ही वो बकेट में गिरते हैं उसकी कंसंट्रेशन टूट जाती है और रीनिया का स्पेल भी। इसके बाद आर्थर खुद को शांत करता है और वियान उसे कहता है कि वो उसे अपना स्टूडेंट बना ले। थोड़ी देर बाद जब वो महल पहुंचते हैं तो वियान अपने बेटे को आदेश देता है कि वो ऐलान करे कि आर्थर उसका स्टूडेंट बनेगा। ऑल्डविन को इस बात पर संदेह है, लेकिन वियान कहता है कि अगर आर्थर की वजह से कोई भी दिक्कत होती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी वो खुद उठाएगा। ऑल्डविन और उसकी पत्नी वियान के इस सख्त फैसले के सामने झुक जाते हैं और आर्थर को अपने राज्य में औपचारिक तरीके से स्वागत करते हैं। वो यहाँ तक कि माफी भी मांगते हैं कि उन्होंने पहले उसे सही तरह से ट्रीट नहीं किया। आर्थर को एहसास होता है कि एल्फों का राजा भी अपने डैडी के सामने कुछ नहीं बोल सकता और ये जानकर उसे अच्छा लगता है। वो ऑल्डविन से हाथ मिलाता और उसका स्वागत करता है। तभी टेसा बीच में आ जाती है और अपने पापा से कहती है कि अगर वो सच में आर्थर को गेस्ट मानते हैं तो उन्हें उसे बाहर खेलने देना चाहिए, क्योंकि वो उसे शहर का टूर कराना चाहती है। उसका पिता उसे मना नहीं कर पाता और टेसा तुरंत आर्थर को बाजार घुमाने ले जाती है। वो उसे वहाँ मिलने वाले फूड आइटम के बारे में बताती है। तभी आर्थर एक सुनहरे बालों वाले एल्फ लड़के से टकरा जाता है और तुरंत उससे माफी भी मांगता है, लेकिन वो रेसिस्ट लड़का उसे डिस्गस्टिंग कहता है और कहता है कि अब उसके ऊपर ह्यूमन जर्म्स लग गए हैं। वो आर्थर के सामने ड्रामा करने लगता है और कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे वियान ने एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि वो हमेशा एक आउटसाइडर ही रहेगा। आर्थर को समझ नहीं आता कि इस लड़के की दिक्कत क्या है और जल्दी बाकी बच्चे भी उसे इंसानी राज्य वापस जाने को कहने लगते हैं। टेसा उन रेसिस्ट लोगों की बातों पर ध्यान न देने को कहती है, लेकिन आर्थर थोड़े शरारती मूड में था। सुनहरे बालों वाला लड़का फे उसे बदला लेने का मौका देता है, क्योंकि वो अपने नोबल स्टेटस को घमंड से दिखाता है और टेसा से कहता है कि वो उसे इंसान की जगह स्कॉट करने दे। हालांकि टेसा उसका ऑफर ठुकरा देती है, लेकिन आर्थर तुरंत ऐसा एक्ट करता है जैसे कि वो फे को अच्छे से जानता हो और उसे बड़ा आदमी समझता हो। हालांकि वो उसका नाम जानबूझकर गलत बोलता है और फिर सरकास्टिकली हम्बल बनने की एक्टिंग करता है, जिससे फे काफी चिढ़ गया था। वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पाता और अपना रुमाल जमीन पर फेंककर आर्थर को ड्यूअल के लिए चैलेंज करता है। टेसा उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि भले ही वो नोबल हो, अगर उसने उसके दादा के स्टूडेंट के साथ ट्रबल किया तो वो भी नहीं बचेगा। लेकिन फे कहता है कि उसके पिता ने उसे सिखाया है कि किसी को भी खुद की इंसल्ट करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। वो आर्थर को टॉन्ट करता है कि क्या वो कावर्ड की तरह भाग जाएगा, क्योंकि उसके एक्शंस उसके टीचर के ऑनर को भी रिफ्लेक्ट करते हैं। आर्थर हैरान होता है क्योंकि ड्यूएल एल्फ कंट्री में बहुत कॉमन लग रहा है और कोई भी उन्हें रोकने नहीं आ रहा। खैर आर्थर ड्यूएल एक्सेप्ट कर लेता है और टेसा रेफरी बनती है। जैसे ही वो स्टार्ट का सिग्नल देती है, फे आर्थर की तरफ दौड़ता है, लेकिन आर्थर उसे बस एक पंच में नॉकआउट कर देता है। आर्थर डिसअपॉइंटेड होता है क्योंकि उसकी इतनी ट्रैश टॉकिंग के बाद उससे ज्यादा उम्मीद थी। टेसा कहती है कि ऐसा ही होना था और फिर वो आर्थर का हाथ पकड़कर उसे वहां से खींच लेती है ताकि कमीशन से बचा जा सके। वो दोनों मार्केट में स्नैक्स खाते हैं, लाइब्रेरी और कुछ शॉप्स में घूमते हैं और उसके बाद पैलेस लौट आते हैं। टेसा आर्थर से पूछती है कि क्या वो अपनी ट्रेनिंग को लेकर एक्साइटेड है, लेकिन आर्थर ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाता। पहले वियान ने उसे साफ कहा था कि उसकी ट्रेनिंग बहुत कठिन होगी, लेकिन अगर वो इसे सह ले तो बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। इसके बावजूद आर्थर ने ट्रेनिंग के लिए हाँ कहा था और अब वो थोड़ा एक्साइटमेंट दिखाता है ताकि टेसा को बता सके। वो कहता है कि वो ट्रेनिंग को लेकर बहुत हाइप्ड है और वो कड़ी मेहनत करेगा ताकि अपनी फ्यूचर अपने हाथों में ले सके। टेसा जवाब देती है कि वो भी कड़ी मेहनत करेगी। आर्थर पूछता है कि वो ऐसा क्यों करना चाहती है, तो टेसा कहती है कि कोई खास वजह नहीं है, बस उसके साथ कम्पीट करने के लिए वो कर रही है। अगले दिन आर्थर की ट्रेनिंग वियान के साथ शुरू होती है
और 3 साल पलक झपकते ही बीत जाते हैं। टेसा और आर्थर का रिश्ता पहले जैसा ही बना रहता है और वो अब भी हर सुबह आर्थर को उठाने आती है, लेकिन अब वो उसके पैरों पर माना का इस्तेमाल करती है, जिससे आर्थर जोर से चिल्लाते हुए उठता है और शिकायत करता है। दोनों बाहर निकलते हैं जहाँ पर वो राजा और रानी को एक मीटिंग के लिए जाते हुए देखते हैं। जब आर्थर सोच ही रहा होता है कि वो कहाँ पर जा रहे हैं, टेसा अचानक उसके सामने एक बर्गर पकड़ती है और कहती है कि ये तो 10 on 10 बडी ने बनाया है। आर्थर खुशी खुशी बर्गर ले लेता है, लेकिन टेसा से पूछता है कि वो बडी कौन है जिसने इसे बनाया है, जिससे टेसा ऑफेंड हो जाती है और वो उस पर हमला करती है और आर्थर उसके हमले को डॉज करता हुआ ट्रेनिंग ग्राउंड तक पहुंचता है जहां वियान उनका इंतजार कर रहा था। वो कहता है कि अब ठीक से लड़ो और उन्हें वुडन स्वॉर्ड्स फेंक कर देता है, लेकिन वो जानता है कि अब आर्थर ट्रेनिंग के दूसरे चरण के लिए तैयार है। स्पैरिंग सेशन के बाद टेसा पूरी तरह थककर जमीन पर गिर जाती है, जबकि वियान आर्थर को मैजिक के बारे में लेक्चर देना शुरू करता है। वो कहता है कि जब कोई अपनी माना को स्टेबलाइज कर लेता है तो वो 4 फंडामेंटल एलिमेंट्स में से एक को पा सकता है। एलिमेंट का टाइप स्पेसिस पर भी डिपेंड करता है। एल्फ्स खास करके विंड मैजिक में अच्छे होते हैं, ड्वार्फ्स फायर और अर्थ मैजिक में, जबकि ह्यूमन सारे एलिमेंट्स को यूज कर सकते हैं। लेकिन हर किसी के पास एक ही बेसिक एलिमेंट नेचुरली होता है और सभी को चारों एलिमेंट्स नहीं मिलते। टेसा अचानक पूछती है कि उसके ग्रैंडपा ने आर्थर को मैजिक में ट्रेन क्यों नहीं किया जब वो उसका शरीर मजबूत कर रहा था, क्योंकि उसने तो खुद कर लिया था। वियान जवाब देता है कि ऐसा इसीलिए क्योंकि आर्थर वीक है, जिससे आर्थर हैरान हो जाता है। फिर वो समझाता है कि आर्थर के मैनीकोर में एक पावरफुल बीस्ट की विल मौजूद है जो उसके शरीर और माना के बैलेंस को डिस्टर्ब करती है। आर्थर को सीने में तेज दर्द होता है जब वो ये सुनता है और वियान बताता है कि ये पेन भी उसी बीस्ट विल की वजह से है। टेसा आर्थर को टीज करने लगती है और पूछती है कि क्या उसे तब भी दर्द होता है जब वो उस पर मैजिक से हमला करती है। आर्थर कहता है कि ऑब्वियसली दर्द तो होता ही है, लेकिन वो समहाउ उसे सह लेता है। फिर वियान कहता है कि अब वक्त आ गया है वो अपने शरीर के अंदर मौजूद बीस्ट विल को अवेकन करे। अगर वो इसमें सफल होता है तो उसे दोबारा कभी दर्द नहीं होगा और वो एक रियल बीस्ट टेमर बन जाएगा। आर्थर इसके लिए तैयार हो जाता और जमीन पर बैठता है। वियान अपना माना इकट्ठा करता और कहता है कि वो उसके माना कोर में एक स्पार्क जलाएगा। वो थोड़ा हॉट लगेगा लेकिन कुछ भी असहनीय नहीं होगा। फिर वो अपना माना आर्थर के शरीर में इंजेक्ट करता है और आर्थर गर्मी महसूस करते हुए चिल्लाने लगता है। तभी सिल्विया द्वारा छोड़ी गई स्ट्रॉन्ग माना उसके शरीर में एक्टिवेट हो जाती है और वियान के माना को फोर्सफुली रिपेल कर देती है और इससे जो शॉक वेव्स निकलती है उससे वियान और टेसा दोनों दूर जा गिरते हैं और आर्थर सोचता है कि ये सब क्या हो रहा है। बीस्ट की माना अचानक शांत हो जाती है और आर्थर जमीन पर गिर जाता है, जिससे दोनों एल्फ्स चिंतित हो जाते हैं। टेसा उसकी जांच करने आती है लेकिन आर्थर अचानक बेहोश हो जाता है। कुछ घंटों के बाद जब वो कैसल में जागता है तो वियान उसके पास था। वो आर्थर की हालत को चेक करता और फिर पूछता है कि क्या उसे अपने बीस्ट विल के बारे में कुछ पता है। आर्थर बताता है कि ये पावर उसे एक ड्रैगन ने दी थी, जिससे वियान दंग रह जाता है क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं था। वो आर्थर से कहता है कि ये बात किसी को नहीं बतानी चाहिए क्योंकि एक ड्रैगन की विल उसके लिए भारी मुसीबत ला सकती है। आर्थर उसका धन्यवाद करता है लेकिन तभी वियान उसे एक शॉकिंग खबर देता है। वो बताता है कि अब से 4 महीने बाद वो वापस घर लौट जाएगा। आर्थर एकदम उठकर बैठ जाता है और कहता है कि वो तो अभी 2 साल और यहाँ पर रहने वाला था जब तक ह्यूमन किंगडम का पोर्टल नहीं खुलेगा। लेकिन वियान कहता है कि तीनों किंगडम के युवाओं के लिए एक कल्चरल एक्सचेंज इवेंट रखा जा रहा है और इसी वजह से पोर्टल जल्दी खोला जा रहा है। आर्थर ये सुनकर उदास हो जाता है क्योंकि उसे ये जगह बहुत पसंद आ गई थी। वियान उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहता है कि अब आराम कर क्योंकि कल से उसकी ट्रेनिंग और भी इंटेंस होने वाली है। आर्थर पूछता है कि क्या टेसा को इसके बारे में पता है और वो जवाब देता है कि उसके पेरेंट्स उसे बता रहे हैं। उस रात जब आर्थर बेड पर लेटा होता है तो उसकी क्रिस्टल एग जो वो 3 साल से रखे हुए था अचानक हिलने लगती है। वो चौंक कर उठ जाता है और जब अंडा क्रैक होता है तो उसे सबसे बुरा डर सताने लगता है। लेकिन जब एक प्यारा सा बेबी ड्रैगन उससे बाहर आता है तो आर्थर उसकी मासूमियत में पिघल जाता है। वो उसके साथ खेलना चाहता है लेकिन बेबी ड्रैगन उसे काट लेता है और उसकी बाह पर एक मैजिक मार्क छोड़ देता है। आर्थर बहुत ही कंफ्यूज होता है कि ये हो क्या रहा है, लेकिन वो उसे माफ कर देता है क्योंकि वो बहुत ही क्यूट था। अचानक उसे सुनाई देता है कि बेबी ड्रैगन उसे टेलीपैथी के जरिए बात कर रहा है उसी मैजिक मार्क की वजह से और आर्थर उसकी बातों को पूरी तरह समझ पा रहा है। बेबी ड्रैगन उसे पापा कहता है और आर्थर उसका नाम सिल्विया रखने का फैसला करता है। अगली सुबह जब टेसा आर्थर को जगाने आती है तो वो सिल्विया को उसके पास सोते हुए देखती है, जो देखकर वो बहुत ही फ्रीक आउट कर जाती है। आर्थर तुरंत जाग जाता है ये सोचकर कि ये हो क्या रहा है, लेकिन जब वो टेसा को सिल्विया को हग करते हुए देखता है क्योंकि उसे वो बहुत ही क्यूट लगती है और वो फिर से सो जाता है। इसके थोड़ी देर के बाद वो ट्रेनिंग ग्राउंड की ओर निकलते हैं
टेसा सच में सिल्विया को फिर से हग करना चाहती है, लेकिन बेबी ड्रैगन उसे पसंद ही नहीं करता। वो जल्दी वियान के पास पहुंचते और बूढ़ा एल्फ एकदम हार्ट अटैक के कगार पर पहुंच जाता है जब वो एक असली ड्रैगन को देखता है। फिर वो आर्थर की पूरी कहानी सुनाता है कि कैसे सिल्विया के बीस्ट विल अवेकन होने के बाद एग फूटा है। वियान समझता है कि अगर लोगों को पता चला तो बहुत परेशानी हो सकती है, इसीलिए वो आर्थर से कहता है कि वो सबको बताए कि एक रेयर माना बीस्ट है। उसे लगता है कि इससे ज्यादातर लोग बेवकूफ बन जाएंगे क्योंकि सबको लगता है कि ड्रैगन असली नहीं होते। फिर वियान कहता है कि अब जब आर्थर एक बीस्ट टेमर है तो अब उसकी ट्रेनिंग उसके माना और उसके बीस्ट कोर दोनों पर होगी। वो कहता है कि असली ट्रेनिंग तो कॉम्बैट से होती है। वो अपना सारा माना रिलीज करता है और पूरा ट्रेनिंग ग्राउंड उसकी एनर्जी से ढक जाता है। और जब एनर्जी शांत होती है तो वियान एक काले ऑरा वाले मॉन्स्टरस बीइंग की तरह सामने आता है। आर्थर शॉक हो जाता है और खुद को बचाने की कोशिश करता है, भले ही वियान उस पर हमला करने का इरादा नहीं रखता। बूढ़ा एल्फ अचानक उसके पीछे प्रकट होता है और उसके कंधे पर हाथ रखता है और जब आर्थर पलटता है तो वो गायब हो जाता है। वहाँ पर बस 2 काले फुटप्रिंट्स रहते हैं और आर्थर पसीने पसीने हो चुका था क्योंकि उसे समझ ही नहीं आता कि वियान कहाँ है और वो तुरंत सरेंडर कर देता है। वियान उसके पीछे आता है और आर्थर से कहता है कि उसे थेरेपी का खर्चा देना पड़ेगा। मॉन्स्टरस फॉर्म दिखाने के बाद वो नॉर्मल रूप में वापस आ जाता है। आर्थर कहता है कि वो उसकी प्रेजेंस भी फील नहीं कर पाया, तो वियान समझाता है कि उसका टेम्ड बीस्ट एक शैडो पैंथर है जो विंड और साउंड को मैनिपुलेट कर सकता है, लेकिन वो उसके माना को बहुत जल्दी ड्रेन कर देता है। फिर वियान उसे उसकी स्वॉर्ड देता है और कहता है कि अब उसकी रियल ट्रेनिंग शुरू होती है। अगले कुछ दिनों में आर्थर अपना पूरा समय बीस्ट कोर कंट्रोल करने के लिए मेडिटेट करने और वियान के मॉन्स्टर मोड से स्पेयर करने में बिताता है। वो बीस्ट कोर से पावर ड्रॉ करने में सफल हो जाता है और उसके सीने का दर्द पूरी तरह से गायब हो चुका था और वो बहुत जल्दी पावरफुल बनता है और अपना फ्री टाइम नॉर्मल किड की तरह बिताता है। कुछ हफ्तों के बाद टेसा आर्थर को फिर से मार्केट ले जाती है, जहाँ पर उसकी टक्कर फिर से उसी घमंडी फे से हो जाती है। आर्थर माफी मांगता है, लेकिन फे कहता है कि ये तो किस्मत थी जो उन्हें फिर से आमने सामने ले आई। आर्थर को तो उसका नाम भी याद नहीं रहता और इससे फे ऑफेंड हो जाता है। वो तुरंत आर्थर को फिर से डुएल के लिए चैलेंज करता है, लेकिन फिर से वो सिर्फ एक ही पंच में ढेर हो जाता है। इसके बाद टेसा आर्थर को फे के बारे में याद दिलाती है और वो तुरंत उसे उठने में मदद करता है। यहाँ फे थोड़ा हिचकिचाते हुए उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन उसके दोस्त कहते हैं कि वो ड्रामा करना बंद करे क्योंकि वो हमेशा जानते थे कि वो इंसान से दोस्ती करना चाहता था। आर्थर फे और उसके दोस्तों से पूछता है कि क्या वो कल्चरल एक्सचेंज इवेंट में हिस्सा लेने वाले हैं, तो वो कहते हैं कि हाँ, क्योंकि सारे नोबल किड्स जा रहे हैं। आर्थर पूछता है कि क्या टेसा भी उनके साथ जाएगी, तो सब चुप हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि वो नहीं जा रही। यहाँ पर फे माहौल को हल्का करने की कोशिश करता है और कहता है कि वो डेलिकेट प्रिंसेस को फिर से खोने का रिस्क नहीं ले सकते, लेकिन इससे टेस गुस्से में आ जाती है और उसे बस एक पंच में उड़ा देती है ताकि वो अपनी ताकत दिखा सके। आर्थर ये सब देखकर बुरी तरह घबरा जाता और टेसा को लेकर तुरंत वहाँ से भाग जाता है ताकि वो और कोई प्रॉब्लम ना खड़ी कर दे। जब वो एक शांत जगह पहुंचते हैं तो आर्थर उस पर चिल्लाने लगता है कि उसे एक प्रिंसेस की तरह बिहेव करना चाहिए और किसी को पंच करना एक प्रिंसेस के बिहेवियर जैसा नहीं होता। उसे ये बात आयरोनिक लगती है क्योंकि वो पिछले जन्म में एक राजा था और उसने अपने सब्जेक्ट को पंच करने से कहीं ज्यादा किया था। लेकिन टेसा कहती है कि वो इन दिनों बहुत ज्यादा ओवरवेल्म महसूस कर रही है। वो कहती है कि आर्थर जल्द ही चला जाएगा। यही बात उसे परेशान कर रही है, लेकिन उसे ये समझ नहीं आता और वो उसे एक बूढ़े आदमी की तरह लेक्चर देता है। ये कहकर टेसा वहाँ से भाग जाती है, लेकिन आर्थर को ओल्ड मैन बुलाए जाने से काफी सीरियस इमोशनल डैमेज होता है। थोड़ी देर बाद उसे टेसा की फीलिंग को हर्ट करने का पछतावा भी हो रहा था, तो वो रात में कुछ फायरफ्लाइज लेकर उसके कमरे में आता है और उसे वॉक पर चलने को कहता है। टेसा मान जाती है, लेकिन जैसे ही वो जंगल में पहुंचते हैं टेसा नर्वस होने लगती है क्योंकि वहां जाना अलाउड नहीं था। आर्थर उसे चिंता ना करने को कहता है और कहता है कि वो उसे सेफ रखेगा। वो जल्दी उस जगह पर पहुंचते हैं जहां वो पहली बार मिले थे और आर्थर उसे दिखाता है कि जिन हॉर्न्ड वुल्फ्स को उन्होंने आजाद किया था वो अब भी जिंदा और हेल्दी हैं। उसके बाद वो एक ओपन जगह में आग जलाते हैं और टेसा को नींद आने लगती है। उसे एक ट्विस्टेड पेड़ की जड़ में कोई भूत दिखाई देता है, तो वो जोर से चिल्ला उठती है, तो आर्थर उसे चिढ़ाता है। फिर टेसा उससे ह्यूमन किंगडम के बारे में पूछती है, तो आर्थर जवाब देता है कि उसने अभी तक वहाँ को ठीक से देखा ही नहीं, इसीलिए ज्यादा नहीं जानता। टेसा कहती है कि वो चाहती है कि वो हमेशा यहीं रहे, लेकिन आर्थर कुछ जवाब दे पाता इससे पहले ही टेसा सो जाती है। जल्दी आर्थर का डिपार्चर का दिन आ जाता और सब लोग उसे अलविदा करने के लिए इकट्ठा होते हैं, लेकिन टेसा वहाँ पर नहीं होती। वियान उसे एक कंपास देता है जिस पर रॉयल फैमिली का निशान बना था, ताकि जब वो अगली बार आए तो उसे आसान एक्सेस मिल सके। आर्थर सोचता है कि टेसा शायद ज्यादा इमोशनल हो गई होगी, इसीलिए उसे विदा करने नहीं आई। वो ह्यूमन किंगडम जाने के लिए उन एल्फ्स के साथ निकल पड़ता है जो कल्चरल एक्सचेंज के लिए जा रहे थे। जैसे ही दरवाजा खुलता है टेसा वहाँ पर दौड़ती हुई आ जाती है, लेकिन फिसलकर वो गिर जाती है।
आर्थर दौड़कर उसे उठाता और टेसा उससे कहती है कि वो अपना ख्याल रखे। आर्थर अचानक उसे गले लगा लेता और कहता है कि वो उसे बहुत मिस करेगा। यहाँ पर टेसा रोने लगती है, लेकिन उनका ये इमोशनल फेयरवेल उस समय टूट जाता है जब ह्यूमन किंगडम का दरवाजा पूरी तरह से खुल जाता है। आर्थर फे की कैरेज में बैठकर फ्लोटिंग सिटी ज्यूस जाता है जहाँ उसके पेरेंट्स रहते थे और वो उन्हें देखने के लिए बहुत एक्साइटेड था। वो उनके एड्रेस पर पहुंचता है और खुद को मेंटली प्रिपेयर करके दरवाजा खटखटाता है। उसकी छोटी बहन दरवाजा खोलती है और उसके पेरेंट्स भी उसके पीछे दौड़ते हुए आते हैं। आर्थर उन्हें देखकर इमोशनल हो जाता है और ब्राइट स्माइल के साथ कहता है कि आई एम होम। एलिस और रेनॉल्ड अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं कर पा रहे थे और उसे टाइटली हग करके वेलकम करते हैं। उनकी बेटी एलिस से कहती है कि वो रोए नहीं और आर्थर उसकी ओर मुड़ता है और समझ जाता है कि ये वही उसकी बहन एलिना है जिसके लिए वो अपनी जान देने के लिए तैयार था। वो उसके सामने घुटनों के बल बैठकर खुद को इंट्रोड्यूस करता है और एलिना काफी सरप्राइज होती है। उसके बाद आर्थर घर के अंदर जाता है जहाँ एलिस उससे उसके दूर रहने के समय के बारे में पूछती है। आर्थर उसे एश्योर करता है कि वो ठीक है और रेनॉल्ड भी एलिस से कहता है कि वो लड़कों को इतना स्मूदर ना करे। इसी बीच एलेनोर अपने पेरेंट्स से मिल रहे अटेंशन को देखकर जेलस हो जाती है, लेकिन एलिस उससे कहती है कि वो आर्थर से अच्छी दोस्ती करे क्योंकि वही उसका भाई है जिसके बारे में वो बचपन से उसकी कहानी सुनाती आई है। आर्थर कहता है कि वो भी उससे बहुत पहले से मिलना चाहता था और तभी बेबी ड्रैगन सिल्विया अचानक उसकी गोद में कूद जाती है। सब कुछ शांत होने के बाद आर्थर अपने पेरेंट्स को पूरी डिटेल में बताता है कि उसके उनसे बिछड़ने के बाद क्या क्या हुआ, लेकिन वो सिल्विया के बारे में कुछ भी नहीं बताता क्योंकि उसे नहीं पता कि वो कैसे रिएक्ट करेंगे और बस यही कहता है कि उसे एक मानव बीस्ट मिला जिसकी माँ बहुत वीक थी, इसीलिए उसने उसे अडॉप्ट कर लिया। उसके पेरेंट्स उस पर यकीन कर लेते हैं और बस इस बात से खुश होते हैं कि वो जिंदा है। अचानक रेनॉल्ड उससे पूछता है कि उसका माना अब किस स्टेज पर है, लेकिन एलिस उसे डांट देती है कि अभी उनका बेटा घर वापस आया है और वो ऐसे सवाल अभी ना पूछे। आर्थर पहले उससे उसके करंट जॉब के बारे में पूछता है तो रेनॉल्ड प्राउडली बताता है कि वो फेमस ऑक्शन हाउस में सिक्योरिटी इंस्ट्रक्टर है। फिर रेनॉल्ड बताता है कि उसका माना तो 2 साल पहले डार्क ऑरेंज स्टेज में पहुंच गया था जो पावर स्केल के बीच में आता है। आर्थर इम्प्रेस होता है और सोचता है कि उसके पापा ने वहां तक पहुंचने के लिए काफी मेहनत की होगी, लेकिन वो खुद अब लाइट रेड स्टेज पर है जो कि डार्क ऑरेंज से बस एक लेवल नीचे है। रेनॉल्ड थोड़ा चिढ़ जाता है क्योंकि उसका बेटा उसे बहुत जल्द पीछे छोड़ने वाला है और फिर से स्पैरिंग के लिए उसे चैलेंज कर देता है। एलिस उसे फिर से डांटती है, लेकिन तभी कुछ लोग उनके घर में घुस आते हैं। एक आदमी जिसका नाम विंसेंट है वो पूछता है कि क्या ये सच है कि उसका बेटा जिंदा है। आर्थर सोचता है कि ये हो क्या रहा है तो रेनॉल्ड उसे बताता है कि विंसेंट उसी ऑक्शन हाउस का ऑनर है जहाँ वो काम करता है और ये घर भी उसी का है। आर्थर विंसेंट और उसकी पत्नी को ग्रीट करता है और फिर उनकी बेटी लीला से दोस्ती हो जाती है। सिल्विया की क्यूटनेस की वजह से रेनॉल्ड फिर विंसेंट को बताता है कि वो और आर्थर गार्डन में स्पेयर करने वाले हैं और वो उसे भी बुलाता है ये देखने के लिए। विंसेंट हैरान हो जाता है लेकिन सबके साथ गार्डन में चला जाता है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि आर्थर का माना लाइट रेड स्टेज पर है, लेकिन एलिस कहती है कि उसका बेटा क्विक लर्नर है और उसे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं। हालांकि विंसेंट को अब भी विश्वास नहीं होता क्योंकि सबसे इलीट ट्रेनिंग स्कूल के बेस्ट स्टूडेंट भी 13 की उम्र में लाइट रेड स्टेज तक नहीं पहुंचते और आर्थर अभी तो सिर्फ 8 साल का है। वहीं इधर आर्थर और रेनॉल्ड वार्म अप खत्म करके एक दूसरे की ओर दौड़ते हैं। आर्थर उसके अटैक को ब्लॉक करके काउंटर अटैक करता है। रेनॉल्ड उसे आसानी से ब्लॉक कर लेता और कहता है कि उसे और मेहनत करनी होगी, लेकिन तभी आर्थर उसे वियान से सीखी हुई टेक्निक दिखाता है और वो रेनॉल्ड को पीछे धकेल देता है, जिससे रेनॉल्ड काफी इम्प्रेस्ड होता है। लेकिन वो कहता है कि अब उसे कोई और मौका नहीं मिलेगा क्योंकि अब वो सीरियस हो रहा है। वो अपनी माना को अपनी मुट्ठी में कंसंट्रेट करता है और वो फायर में बदल जाती है जो आर्थर के लिए चौंकाने वाला था। वो जानता है कि इस वर्ल्ड में हर माना यूजर एक पर्टिकुलर एलिमेंट के साथ पैदा होता है। कॉन्जरर्स के लिए एलिमेंट को पहचानना और इस्तेमाल करना आसान होता है, लेकिन ऑगमेंटर्स के लिए वो काफी प्रैक्टिस और इंसाइट मांगती है। रेनॉल्ड अपनी पूरी बॉडी को फ्लेम माना से कवर कर लेता है और वो आर्थर की ओर चार्ज करता है। आर्थर केवल उसके अटैक को ब्लॉक कर पाता है। उसे याद आता है कि उसके पास पिछले जन्म में काई नाम की एक पावर थी जो बेसिकली माना जैसी ही थी, लेकिन काई मास्टर्स अपने एलिमेंट को खुद ही डिसाइड कर सकते थे। आर्थर सोचता है कि जीवन में उसका कोई पार्टिकुलर एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब है कि वो सभी एलिमेंट का उपयोग कर सकता है। अपने दोनों पास्ट और करंट लाइफ की ट्रेनिंग के कारण उसे यकीन है कि वो रेनॉल्ड को हरा सकता है। वो अपनी मुट्ठियों में माना जमा करता और गोल्डन लाइट से चमकने लगती है, जिससे सभी हैरान हो जाते हैं। आर्थर रेनॉल्ड की ओर दौड़ता और उसके फ्लेमिंग फिस्ट को अपनी गोल्डन ऑरा से ब्लॉक करता है। उनका कॉलिजन एक जबरदस्त शॉक वेव पैदा करती है जो दोनों को पीछे धकेल देता है, जिसके बाद रेनॉल्ड और भी एग्रेसिव हो गया था
और वो उसे जोरदार पंच मारता है। आर्थर फिर से उसकी ओर दौड़ता और उसे वियान की ट्रेनिंग याद आती है जिसने उसकी काई मास्टरी को इम्प्रूव किया था। उसने फायर एलिमेंट को बहुत जल्दी मास्टर कर लिया था और उसी वजह से ओल्ड एल्फ ने उसे एक स्टेप आगे बढ़ाया था। अब जब आर्थर अपनी ट्रेनिंग को याद करता है वो फिर गोल्डन ऑरा रिलीज करता और फिर उसे लाइटनिंग में ट्रांसफॉर्म कर देता है। उसके शरीर से निकलती लाइटनिंग बोल्ट घास में आग लगा देती है और रेनॉल्ड बस उसे डम फाउंडेड होकर देखता रह जाता है क्योंकि आर्थर ने फायर मैजिक की हायर फॉर्म को मास्टर कर लिया था। आर्थर कहता है कि अभी हैरान होने की जरूरत नहीं, उसके पास और भी बहुत कुछ है। वो अचानक वाटर मैजिक का इस्तेमाल करता और फाउंटेन का पानी मैनिपुलेट करके रेनॉल्ड पर हमला करता है। सब लोग हैरान थे कि वो एक साथ दो तरह की मैजिक का उपयोग कर रहा है और रेनॉल्ड बड़ी मुश्किल से अपने पीछे से आने वाले वाटर अटैक को डॉज कर पाता है। इसके बाद आर्थर अपने अटैक कैंसिल कर देता और रेनॉल्ड उसे तुरंत गले लगा लेता है। वो कहता है कि उसे उस पर बहुत गर्व है और पूछता है कि उसने ये सब कब सीखा। आर्थर बताता है कि उसने हाल ही में सीखा है लेकिन अभी वो वाटर को पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सकता। एलिस और एलेना इस सब को जैसे कोई नॉर्मल बात नहीं मानती लेकिन विंसेंट और उसकी पत्नी स्पीचलेस रह जाते हैं और दोनों को यकीन हो जाता है कि आर्थर एक जीनियस है। थोड़ी देर बाद सब अंदर आकर डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं जहां विंसेंट रेनॉल्ड से कहता है कि उसका बेटा बहुत ब्राइट फ्यूचर रखता है। रेनॉल्ड एग्री करता और कहता है कि उसे तब से यकीन था जब आर्थर ने 3 साल की उम्र में माना अवेकन किया था और उनके घर को तबाह कर दिया था। विंसेंट ये सुनकर शॉक रह जाता है और हंसते हंसते अपनी कुर्सी के साथ गिर जाता है। फिर विंसेंट खड़ा होता है और कहता है कि उन्हें आर्थर को जायरस एकेडमी भेजनी चाहिए। रेनॉल्ड चौंक जाता है और पूछता है कि क्या वो सीरियस है क्योंकि जायरस एकेडमी पूरे कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी मेज ट्रेनिंग स्कूल है। विंसेंट की पत्नी पूरी तरह सहमत होती है और कहती है कि आर्थर के पेरेंट्स को फीस की चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो उसकी एजुकेशन स्पॉन्सर करना चाहते हैं और उम्मीद है कि एक दिन ये उनके लिए फायदेमंद साबित होगा। एलिस नर्वस हो जाती है और कहती है कि उन्हें नहीं पता कि एकेडमी उनके बेटे को एडमिट करेगी भी या नहीं, लेकिन विंसेंट कॉन्फिडेंटली कहता है कि वो एकेडमी के डायरेक्टर को जानता है और वो कुछ कर सकता है। तभी आर्थर बोल उठता है क्योंकि ये मामला उससे जुड़ा है इसीलिए उसे भी इसमें कुछ कहने का हक है। वो कहता है कि अभी अभी उसने अपने परिवार से मिलना शुरू किया है और वो इतनी जल्दी उनसे दूर नहीं जाना चाहता। विंसेंट उसकी बात को भी समझता है और यहाँ पर आर्थर थकान का बहाना बनाकर अंदर चला जाता है। लिलिया उसका पीछा करती है क्योंकि वो उसकी पावर देखकर उस पर फिदा हो चुकी थी। वो कहती है कि वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है और वो उसे एक बेटर जगह ले जाने का वादा करती है। वो उसे बेसमेंट के किचन में ले जाती है जहाँ वो सर्वेंट से चेयरफुल तरीके से बात करती है और उनसे उनके लिए कुछ डिलीशियस मीट डिशेस तैयार करने को कहती है। एक बूढ़ी मेड उसे टोकती है कि वो अपना डाइट देखे क्योंकि उसने हाल ही में थोड़ा वेट गेन किया था और लिलिया स्नैप करके उससे कहती है कि वो उसके वेट के बारे में बात ना करे। आर्थर इस तरह की लिलिया को देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि अब तक वो ज्यादा बोलती नहीं थी। तभी एक नौकरानी उससे कहती है कि लिलिया हमेशा तनाव में होने पर यहाँ आकर खाना खाती है। आर्थर इस बात को जानने के लिए काफी एक्साइटेड होता है और नौकरानी बताती है कि लिलिया और उसके माता पिता चाहते हैं कि वो एक मेज के रूप में जागृत हो और ये उसके ऊपर बहुत बड़ा बोझ है। रात को एलिस और रेनॉल्ड आर्थर के कमरे में आते हैं और उनसे कुछ और बातें करते हैं। वो कहते हैं कि वो खुश हैं कि आर्थर वापस आ गया और वो उस पर गर्व करते हैं। वो दावा करते हैं कि आर्थर एक दिन ग्रैंड मेज बनेगा। आर्थर कुछ कहना चाहता है लेकिन वो बीच में ही बोलकर कहते हैं कि बाकी की बातें वो कल करेंगे। इसके बाद वो उसे गुड नाइट कहते हैं और उसे सोने देते हैं। अगली सुबह आर्थर उठते ही हॉल की तरफ दौड़ता है क्योंकि कुछ पुराने दोस्त उससे मिलने आए थे। वो उसके माता पिता के पार्टी मेंबर्स थे और वो बहुत खुश होते हैं कि आर्थर वापस आ गया। एंजेला आर्थर को इतना कसकर गले लगाती है कि वो सांस तक नहीं ले पाता। फिर वो टैंक नाम के डॉक्टर डुओर के साथ हाई फाइव करता है। एडम और हेलेन एक दूसरे से लड़ते हुए आर्थर का स्वागत करते हैं और अचानक जैस्मिन बिना किसी वजह से उसे छूने के लिए उसे सर्च करने लगती है। फिर वो उसे गले लगाकर माफी मांगती है और कहती है कि ये सब उसी की गलती है। उनकी ये इमोशनल मीटिंग के बाद पार्टी अपने हाल के मिशन के बारे में बात करने लगती है जो दूर दराज के स्थानों पर थे और जैसा हमेशा होता है वो छोटी छोटी बातों पर लड़ते रहते हैं। उनकी बातें सुनकर आर्थर को एहसास होता है कि इस दुनिया के बारे में वो बहुत कम जानता है और एडवेंचरर बनना सीखने का एक अच्छा तरीका है। लेकिन जब वो अपने परिवार को देखता है तो सोचता है कि वो अभी इन्हें फिर से छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। आर्थर अपने कमरे में ट्रेनिंग करने लगता है। वो अपनी माना को इस हद तक फोकस करने की कोशिश करता है कि उसे ऐसा लगे जैसा समय थम गया हो, लेकिन वो इस स्थिति को ज्यादा देर तक बनाए रख नहीं पाता और थकावट की वजह से गिर पड़ता है। वो सोचता है कि उसे जल्दी से मजबूत होना चाहिए ताकि वो अपने लव्ड वन की रक्षा कर सके। तभी सिल्वी आती है और उसे कडल करती है। आर्थर उसे गले लगाता है लेकिन अचानक उसे पता चलता है कि सिल्वी से बदबू आ रही है। वो उसे तुरंत नहलाने ले जाता है। जब वो नहलाना खत्म करता है तो उसका परिवार आता है और कहता है कि अब उसकी ग्रूमिंग की बारी है।
अगले ही पल आर्थर खुद को एक ऐसे आदमी की कुर्सी में पाता है जो निश्चित रूप से उसे कई तरह से ग्रूम करने वाला है। जल्द ही आर्थर को नया फेड हेयर कट मिलता है और उसकी माँ और उसकी बहन उसके ऊपर फैंसिंग करने लगती है। वो पूछता है कि इसकी क्या जरूरत है, लेकिन लिलिया की माँ कहती है कि अगली बार वो उसे अपने ऑक्शन हाउस ले जाने वाले हैं और वो उसे इस तरह गंदा दिखाकर नहीं ले जा सकते। फिर वो कहती है कि आज वो उसे ज्यूस सिटी की सैर पर ले जाएंगे और एलिना तुरंत आर्थर से उसका हाथ पकड़ने को कहती है। आर्थर सहमति देता है, लेकिन लिलिया कहती है कि वो जेलस है क्योंकि आर्थर के आने से पहले एलिना उसके साथ ही रहती थी। वैसे वो सब मिलकर शहर घूमने लगते हैं। जब आर्थर एक स्टैचू की उंगली पर हेयर टाई बांधता है तो कुछ लड़के उसके सिर पर टाई फेंकते हैं और हंसते हुए चले जाते हैं। आर्थर पूछता है कि वो कौन थे। लिलिया बताती है कि वो जियूस मैजिक एकेडमी के स्टूडेंट्स थे और चूंकि उन्हें वहाँ रॉयल्टी की तरह माना जाता है इसीलिए उनमें से ज्यादातर बुली करते हैं। आर्थर और अधिक पूछने से पहले अचानक उसके पास की एक दुकान से एक परिचित एनर्जी महसूस करता है। वो जाकर देखता है कि वहाँ बीस्ट कोर्स रखे हैं। लिलिया की माँ बताती है कि ये मोना कोर्स होते हैं जो मैजिक बीस्ट से लिए जाते हैं और एक व्यक्ति को मजबूत बनाने के लिए उपयोग होते हैं। ये पहली बार था जब आर्थर ने इसके बारे में सुना था क्योंकि एल्फ्स बीस्ट कोर निकालने की बात नहीं करते थे। लिलिया की माँ आगे बताती है कि बीस्ट कोर की कीमत उनके इफेक्ट पर निर्भर करती है और यदि उसमें बीस्ट विल हो तो इसकी कीमत 100 गोल्ड कॉइन्स तक हो सकती है जो आर्थर और उसके परिवार को 250 साल तक आराम से जीने के लिए पर्याप्त होंगी। वो कहती है कि वो कुछ बीस्ट कोर्स अपने ऑक्शन हाउस में जल्द बेचने वाले हैं और आर्थर उनमें से एक को छू भी सकता है, लेकिन आर्थर इसे चाहता नहीं था। दूसरी तरफ लिलिया नर्वस होकर अपनी माँ से कहने की कोशिश करती है कि वो एक बीस्ट कोर खरीदना चाहती है, लेकिन उसकी माँ साफ मना कर देती है कि भले ही वो बीस्ट कोर को ले भी ले, इस बात की कोई गारंटी नहीं कि वो मेज के रूप में जागृत हो जाएगी। लिलिया अपसेट हो जाती है क्योंकि उसकी माँ याद दिलाती है कि बीस्ट कोर बहुत महंगे हैं। लिलिया कहती है कि कुछ सस्ते भी हैं, लेकिन उसकी माँ सुनने को तैयार ही नहीं होती, इसीलिए वो पूरे समय अपसेट रहती है जिससे आर्थर को बुरा लगता है। वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो जल्दी मत करे, लेकिन तभी लिलिया खुद ही कहीं चली जाती है और आर्थर इंस्टिंक्टिवली उसका पीछा करता है। लिलिया एक वेपन शॉप में जाती है जहां वो अपनी पॉकेट मनी से खरीदने के लिए कुछ सस्ते बीस्ट कोर्स देखती है। जब आर्थर उससे पूछता है कि क्या वो पक्का है तो वो स्टैंडर्ड हो जाती है। वो उसे उसकी माँ की बात दोहराता है और कहता है कि वो इम्पेशेंट ना हो, लेकिन लिलिया उस पर चिल्लाकर कहती है कि वो उसकी फीलिंग को नहीं समझ सकता क्योंकि वो स्पेशल है। आर्थर उसे शांत कराने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो उसे दूर धकेलती है तो वो एक लड़के से टकरा जाती है जो जियूस मैजिक एकेडमी का स्टूडेंट था। लिलिया तुरंत उससे माफी मांगती है, लेकिन वो एरोगेंट लड़का कहता है कि ये कैसी आधी अधूरी माफी है। वो उसे धमकी देने लगता है और आर्थर तुरंत ही उसके सामने आकर उसे बचाता है। तभी दुकान का मालिक भी ये सुनकर वहाँ पर आता है, लेकिन जैसे ही वो स्टूडेंट को देखता है वो जल्दी पीछे हट जाता है। वो एरोगेंट लड़के लिलिया को बुली करने की कोशिश करते हैं और उनमें से एक छोटे से फ्लेम को समन करता है। आर्थर भी अपनी मैजिक को एक्टिवेट कर देता है। तभी लिलिया की माँ वहाँ पर आती है और दोनों को तुरंत अपने मैजिक कैंसिल करने को कहती है। शुरू में तो स्टूडेंट्स और शॉपकीपर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो पता लगाते हैं कि उसका पति ऑक्शन हाउस का मालिक है जो मैजिक एकेडमी को हर साल काफी डोनेशन देता है, तो वो चौंक जाते हैं। स्टूडेंट वापस जाने का फैसला करते हैं क्योंकि उन्हें कोई झगड़ा नहीं चाहिए, लेकिन जाते जाते वो लिलिया का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि एक लूजर सिर्फ केवल पैसे से ही एकेडमी में जगह खरीद सकती है। आर्थर उसकी तरफ से गुस्सा होता और लड़ाई करने ही वाला था, लेकिन लिलिया उसे रोकती है क्योंकि वो लड़कों से सहमत है। बाद में वो घर वापस आते और विंसेंट चिंतित हो जाता है जब उसे पता चलता है कि लिलिया और आर्थर एकेडमी के कुछ स्टूडेंट से लड़ाई करने वाले थे। लिलिया माफी मांगती है, लेकिन विंसेंट कहता है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है। वो आर्थर से कहता है कि उसे किसी भी चीज की चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसने मैजिक एकेडमी को बहुत डोनेशन दिया है और ऐसा छोटा सा इंसिडेंट उसकी एकेडमी की सीट पाने की चांसेस को कोई इम्पैक्ट नहीं करेगा। लिलिया सोचती है कि उसके पिता आर्थर को मैजिक एकेडमी भेजना चाहते हैं, बल्कि उसे नहीं, क्योंकि अब तक वो मैजिक का उपयोग करने में सक्षम नहीं हो पाई है। भले ही उन्होंने कितनी भी कोशिश की हो, वो टूट जाती है और सभी पर चिल्लाती है और फिर भाग जाती है। रात को आर्थर उसे डिनर के लिए बुलाने जाता है, लेकिन वो अपने कमरे में भी नहीं थी और एक सर्वेंट उसे लेने के लिए आता है। इसी बीच लिलिया सोच रही होती है कि उसके माता पिता हमेशा चाहते थे कि वो मेज बने और एकेडमी जाना उसका सपना बन गया। हालांकि जब उसकी मैजिक कई ट्राई के बावजूद विकसित नहीं हुई तो वो डिप्रेस्ड हो गई और उसकी हालत तब और खराब हो गई जब उसके पिता कहते रहे कि एकेडमी में उसके लिए एक सीट बची हुई है
क्योंकि उन्होंने पैसा डोनेट किया है। वो समहाउ अपनी इमोशंस को काबू में रखती रही, लेकिन फिर आर्थर उसकी जिंदगी में आया और उसके माता पिता ने उसे एकेडमी भेजने के बारे में सोचना शुरू कर दिया और ये इनसिक्योरिटी उसे झेलना बहुत मुश्किल लग रहा था। जल्दी आर्थर किचन पहुंचता है जहां वो लिलिया को सोता हुआ पाता और उसे जगाता है। वो उससे माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन फिर सोचता है कि इससे वो लड़की के सामने एरोगेंट लगेगा। लेकिन तभी अचानक लिलिया उससे माफी मांगती है कि वो उस पर जेलस थी क्योंकि उसने उसके पिता का ध्यान चुरा लिया। वो खुद को ब्लेम करती है कि वो अपनी मैजिक नहीं जगा पाई और कहती है कि शायद उसके पिता ने उसके ऊपर उम्मीद खो दी हो। आर्थर तुरंत ही उसका चेहरा पकड़कर कहता है कि वो ज्यादा सोचना बंद करे। वो कहता है कि वो खुद भी देख सकता है कि वो कितनी मेहनत कर रही है, इसीलिए उसके माता पिता को इससे और भी ज्यादा पता होना चाहिए। वो बिना किसी वजह के उसे टेसा की कहानी बताता है और फिर कहता है कि उसके पिता या एलेना उस पर इसीलिए इंटरेस्टेड हैं क्योंकि वो उनकी जिंदगी में नया एडिशन है और वो बस उसके बारे में क्यूरियस हैं। लिलिया इस पर हंसती है और फिर मानती है कि उसने खुद ही अपने ऊपर सारी प्रेशर डाल ली थी। लेकिन आर्थर सोचता है कि ये पूरी सच्चाई नहीं है। उसे पता है कि वो अपने आसपास के सभी एक्सपेक्टेशंस के बोझ के तले दब रही है और वो उसकी मैजिक को जगाने में मदद करने का फैसला करता है। जल्दी वो लिविंग रूम वापस आता और लिलिया के माता पिता को बताता है कि वो सच में मैजिक जगाना चाहती थी, इसीलिए उसने उसे उस जगह भेजा जहाँ वो 3 साल तक ट्रेनिंग करता रहा। वो उन्हें आश्वासन देता है कि वो वहाँ पर सेफ और खुश रहेगी, लेकिन उसके माता पिता इससे सहमत नहीं हैं। वो उससे पूछते हैं कि उसने उनसे बिना पूछे कैसे वहां भेज दिया। आर्थर जवाब देता है कि ये लिलिया का फैसला था। जब उसने उसे विकल्प दिया तो उसने अपने माता पिता से बात ना करने का फैसला किया क्योंकि इससे वो अपने फैसले पर सेकंड गेस कर सकती थी। फिर वो विंसेंट को एक लेटर देता है जिसमें लिलिया खुद को अपने माता पिता के लिए बोझ कहती है जब तक कि वो मैजिक सीख नहीं लेती। वो वादा करती है कि चाहे कितना भी समय क्यों ना लगे वो मेज बनकर रहेगी। विंसेंट ये पढ़कर टूट जाता है और वो खुद को दोष देने लगता है और कहता है कि वो सोचता था कि लिलिया का भविष्य खुशहाल होगा अगर वो मैजिशियन बन जाती, लेकिन उसे कभी ये पता नहीं था कि इससे वो इतनी रेकलेस डिसीजन लेगी। वो कहता है कि अगर वो मेज नहीं भी बनी तब भी उसे खुशी होती अगर वो खुश रहती। यहाँ आर्थर का क्लू होता है कि वो लिलिया को छुपने से बुलाए। उसके माता पिता पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं कि हो क्या रहा है। आर्थर तुरंत उनसे माफी मांगता है कि उसने उनसे झूठ बोला, लेकिन वो चाहता था कि लिलिया जान सके कि उसके माता पिता उसे अनकंडीशनल प्यार करते हैं। विंसेंट उसे बताता है कि कोई बात नहीं, अब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। वो तुरंत एलिस और रेनॉल्ड से माफी मांगता है कि उसने उनके बेटे को एकेडमी भेजने में जल्दीबाजी की, जबकि वो अभी अभी उनके पास लौटा है। फिर वो लिलिया से कहता है कि अगर वो एकेडमी ज्वाइन नहीं करना चाहती तो उसे खुद को मजबूर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो दूसरी चीजों में भी खुश रह सकती है। लेकिन लिलिया बताती है कि वो एकेडमी जरूर ज्वाइन करना चाहती है और इसके लिए वो कड़ी मेहनत करना चाहती है और अपनी मैजिक अनलॉक करना चाहती है। उसके माता पिता उसे गले लगाते हैं और कहते हैं कि उन्हें उस पर पूरा भरोसा है और इस दिल छू लेने वाले पल को देखकर आर्थर खुद वॉलंटरी करता है कि वो उसकी मैजिक जगाने में मदद करेगा। जल्दी वो लिलिया और एलेना को उनके पीठ के पीछे बैठाता है और उनके माता पिता को यकीन ही नहीं होता कि वो इसे कर पाएगा, लेकिन आर्थर कॉन्फिडेंटली बताता है कि मैजिक जगाने का पहला कदम है उनकी ब्रीदिंग पर ध्यान देना। वो उन्हें कहता है कि वो धीरे धीरे सांस ले, अपनी आंखें बंद करे, तब तक ध्यान लगाए जब तक वो अंधकार में कोई रोशनी ना देख सकी। एलेना सबसे पहले रोशनी देखती है, लेकिन जैसे ही वो चिल्लाती है कि उसने देखा, उसका ध्यान भटक जाता है और वो फिर से खाली स्टेट पर आ जाती है। लिलिया पीछे छूट गई ये महसूस करती है क्योंकि वो कुछ भी नहीं देख पाती, लेकिन आर्थर उससे कहता है कि सांस लेना जारी रखो। वो अपने हाथ दोनों लड़कियों की पीठ पर रखता है और कहता है कि भले ही उन्हें थोड़ी गर्मी महसूस हो, वो सांस लेना जारी रखे। फिर वो धीरे धीरे अपनी माना उनके शरीर में भेजता है और अंत में लिलिया उस रोशनी को देख पाती है जिसके बारे में वो बात कर रहा था। उसके माता पिता अपनी बेटी को माना विजुअलाइज करता देखकर भावुक हो जाते हैं, जिसके बाद लिलिया नीचे जाकर हाउस हेल्प के साथ पार्टी करने लगती है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।